पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है सबसे पहले। तो देखो बेटा, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्रकाश वह युक्ति है, प्रकाश वह युक्ति है, वह युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि एक प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, आप मेरे को देख पा रहे हो। ये ओनली इस प्रकाश की वजह से हो पा रहा है। किसी अंधेरे कमरे में जाकर के अपन बैठते हैं और बल्ब को जब अपन ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये इस वजह से नहीं दिखाई देता कि वहाँ पे जो प्रकाश है वो उपस्थित नहीं है। यानी कि प्रकाश ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सूर्य भी एक प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो अपना सूर्य ही है। और सूर्य के द्वारा हमारे को जो प्रकाश मिलता है, बल्ब के द्वारा भी हमारे को प्रकाश मिलता है। ये सारी युक्तियाँ होती हैं, इनकी सहायता से हमें प्रकाश मिलता है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश के गुणधर्म, भाई कुछ तो प्रकाश के गुणधर्म होंगे जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर इसके गुणधर्म की बात करके चले तो प्रकाश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश हमेशा, जैसे ये कोई भी सूरज है, आप यहाँ पे खड़े हो तो याद रखना प्रकाश से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है आपकी आंखों में सीधी आती है। कभी भी, जैसे तारों से आपने ये देखा होगा कि तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए अपने को दिखाई देते हैं, क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में नहीं आता, वो विभिन्न परतों से टकराता हुआ अपने पास पहुंचता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि देखो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, जो तारों की अपने से ऊंचाई है, अपने से दूरी है बहुत ज़्यादा है, अपने से सूरज है उसकी तुलना में तारों की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से आने वाला प्रकाश होता है वो विभिन्न परतों से टकराता हुआ वो अपने पद तक पहुँचता है। और अपने तक जब वो पहुँचता है तो अपने को लगता है कि तारे विभिन्न प्रकार से टिमटिमा रहे हैं। वो अपने इसमें अपवर्तन की जो घटना है उसमें अपन ये देखेंगे। लेकिन अभी देखो कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के गुणधर्मों की बात करके चले तो सबसे पहला जो गुणधर्म है प्रकाश का वो ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट देखें तो देखो बेटा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो प्रकाश होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। अब ये समझो द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है। द्वैत प्रकृति का मतलब है कि कण प्रकृति प्लस तरंग प्रकृति दोनों की तरह व्यवहार करता है। अपने को विभिन्न वैज्ञानिकों ने ये बताया कि प्रकाश होता है वो कण प्रकृति का होता है, कुछ ने बताया कि तरंग प्रकृति का होता है। लेकिन अपन ने देखा कि प्रकाश के जो दोनों के जो गुण हैं वो कण प्रकृति से भी मिलते हैं और तरंग प्रकृति से भी मिलते हैं। यानी प्रकाश के दोनों गुणों के बारे में अपने को पता लगा कि कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए गए, प्रयोग किए गए, उनसे अपने को पता लगा कि इसकी जो कण प्रकृति है और तरंग प्रकृति दोनों की तरह व्यवहार करता है। जैसे आप लोगों ने विवर्तन की घटना देखी होगी। विवर्तन के अंदर आप लोग ये देखोगे कि जो विवर्तन की घटना होती है उसमें प्रकाश किरण उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। जैसे इधर से कोई प्रकाश किरण आती है तो उसको आगे सामने कोई रुकावट आती है तो उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कोई भी पानी है, पानी के अंदर हमेशा प्रकाश किरण प्रवेश करती है। तो इन प्रूफों से अपने को ये मिलता है कि यार इसकी कण प्रकृति और जो तरंग प्रकृति है दोनों की दोनों सिद्ध हो रही है कि प्रकाश की कण प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। तो ये इनके अंदर अंतर ये है कि जैसे कण प्रकृति का है कि जी ये मार्कर है, ये मार्कर किससे बना हुआ है? कणों से मिलकर के बना हुआ है। ये कण है बेटा, प्रत्येक कणों से मिलकर के अपना मार्कर बना हुआ है। लेकिन आपने कभी रेजर लाइट देखी होगी, उससे अपन किसी दीवार पे फोकस डालते हैं तो उस दीवार से टकरा के दूसरी दीवार पे अपने को उसकी लाइट दिखाई देती है। वो होता है तरंगों का गुण। तरंगों का गुण होता है अपने शरीर में जब एक्सरे किया जाता है तो अपने शरीर की जो आंतरिक चीज़ें होती है ना वो एक्सरे के अंदर जो तरंग होती है उनकी सहायता से आ पाती है। तरंगें क्या करती है, जैसे अपन किसी भी चीज़ पर अपने को लेटा दिया, वहाँ पर अपने अगर EMI करवाते हैं या अपने शरीर का एक्सरे करवाते हैं तो तरंगें निकलती हैं और अपने शरीर के आर पार वो तरंगें जा करके अपने शरीर की जो व्यू रचना है आंतरिक रूप से जो अपनी हड्डियां हैं उनकी उस एक्सरे के अंदर कैद करती हैं। तो ये घटना होती है तरंगों की। और कण प्रकृति का मतलब है कि जैसे ये बना हुआ है, ये कण प्रकृति का बना हुआ है। अपन जैसे किसी पानी के अंदर अगर इसको डुबोएंगे तो क्या ये डूबेगा कि नहीं डूबेगा, अंदर जाएगा। ऐसे ही प्रकाश किरणें भी सूर्य के, जैसे सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वो अपने पानी में प्रवेश कर जाती हैं। और जब अपने ये देखा
देखा कि उनको प्रकाश किरणें किसी वस्तु पे पड़ती है तो वहाँ से टकरा करके जब आगे उनके सामने कोई रुकावट आती है तो उस मार्ग को छोड़ करके वो साइड का जो मार्ग होता है वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तो अपने को ऐसे समझ में आया कि ये कण प्रकृति की तरह भी काम करती है और तरंग प्रकृति की भी तरह काम करती है। इस वजह से अपने क्या बोला कि प्रकाश कैसा होता है, द्वैत प्रकार का होता है। ये आप लोगों को समझ में आया। तीसरा पॉइंट और देखो, इसका जो लक्षण है वो ये और लिख लो कि प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों पाया जाता है। प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों पाया जाता है। ये आपको समझ में आया होगा कि अपवर्तन और परावर्तन का मतलब क्या है। अब अपना ये जो टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होगा कि परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। ये अपना टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। देखते हैं बच्चों आगे। सबसे पहले आपको प्रकाश की जो बेसिक सी जानकारी है वो आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रकाश के बारे में अपन जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे कि सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन की घटना, फिर प्रकाश के अपवर्तन की घटना, फिर अपन इसमें दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि दर्पण होता है उसके अंदर परावर्तन की घटना पाई जाती है। दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, दर्पण परिपाटी पढ़ेंगे और दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन इसके उपयोग पढ़ेंगे और फिर दर्पण में अपवर्तन की घटना पढ़ के फिर अपना लेंस स्टार्ट होगा। यानी ये जो चैप्टर है दो पार्ट में बटा हुआ है अपना, एक तो दर्पण में और एक लेंस के अंदर। सबसे पहले अपने को दर्पण का परावर्तन और दर्पण का अपवर्तन पढ़ना है, उसके बाद में अपने को लेंस पढ़ना है। लेंस उसमें कंप्लीटली अपन लेंस पढ़ेंगे, इनके उपयोग भी पढ़ना है। इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल भी आता है, क्वेश्चन टाइप जो अपने जो मैथ में जैसे क्वेश्चन चलते हैं ना उस टाइप एक क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर से, जो अपने को ज़्यादा हार्ड नहीं आता। अगर अपने को फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले में मान रखना आता है, माइनस और प्लस का दोनों का अपने को पता है कि किधर माइनस रखना है और किधर प्लस रखना है। अगर आपको सटीक जानकारी है तो आपका भी क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। और आपको पता होगा ये टॉपिक अपने 7 नंबर का है एग्जाम में। यानी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जो 7-7 नंबर के हैं उनमें है ये टॉपिक, तो शायद पढ़ना भी आसान होगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम इजी, आराम से समझते चलो। अब ये प्रकाश की बेसिक सी जानकारी होगी, शायद आप सबको समझ में आई होगी। अब पढ़ते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन की घटना क्या है देखते हैं बेटा। प्रकाश का परावर्तन, देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन की घटना क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। परावर्तन की घटना के बारे में अपन देखो तो देखो आप लोग ये समझो कि अपन क्या करते हैं, जैसे कोई भी कांच ले लिया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले कांच उठाया, ये मेरे पास कांच है। अपन इस कांच पे जैसे प्रकाश डालते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई लाइट डाली तो लाइट डालते ही ये लाइट इसके आर पार चली जाती है, ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। आप लोगों ने ये देख रखी हो अपने जो होल है, होल के अंदर आपको पता है ये कांच लगा हुआ है बाहर। इस कांच से बाहर सूरज है लेकिन अंदर प्रकाश आ रहा है ना, इधर देखो रोशनी हो रही है तो कहीं ना कहीं बाहर से क्या आ रहा है ना, अंदर प्रकाश आ रहा है। अब एक चीज़ बताओ, जब मैं इस कांच को कलर कर दूं अंदर से, मैं इस कांच को क्या कर दिया, अंदर से कलर कर दिया, ये लो मैंने इसको कलर कर दिया। कलर को इस तरीके से दर्शाते हैं अपन लोग। जब मैं इसको पूरी तरीके से अच्छा उच्च क्वालिटी का कलर कर दूंगा तो क्या प्रकाश अंदर आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा। तो देखो अगर अपन उच्च कोटि का कोई भी पॉलिश किया हुआ पृष्ठ लेते हैं, उच्च कोटि का, सबसे पहले देखो थ्योरी समझो एक बार। उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर, उच्च कोटि का मतलब है अच्छी क्वालिटी की, उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर, पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर, किए हुए पृष्ठ पर पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है या वापस मुड़ जाता है, या वापस मुड़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आई सबको, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश के परावर्तन के अंदर आप एक बार चित्र समेत समझना, देखो इसमें क्या किस तरीके से बनाते हैं। ये सबसे पहले देखो मैंने उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ, मैंने ये क्या ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया। सबसे पहले समझते जाओ, ये क्या लिया है मैंने, एक पृष्ठ। ये पृष्ठ कैसा है, उच्च कोटि के पॉलिश किया हुआ। इसमें जो मैंने पॉलिश कर रखी है वो कैसी है, उच्च कोटि की है, मतलब अच्छी क्वालिटी है, यानी प्रकाश के आर पार नहीं आ सकता, इसके प्रकाश के आर पार नहीं आ सकता बच्चों। ये ऊपर से कोई प्रकाश किरण आई, ये क्या आई बच्चों, ऊपर से कोई प्रकाश किरण आई,
ये जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी, आते ही सबसे पहले ये प्रकाश किरण जैसे इस बिंदु से टकराएगी, अब इस पे कलर कर रखा है तो प्रकाश आर पार तो जा नहीं सकता इससे, तो ये सीधा का सीधा ऊपर निकल जाएगा बच्चों, निकल गया। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आप लोग एक काम करना, जैसे कोई भी कांच लेना, सबसे पहले कांच लेकर के ऊपर से फ़ोन की टॉर्च जो ना, आप जैसे फ़ोन की जो टॉर्च है वो चालू करोगे, तो चालू करते ही आप लोग ये देखोगे कि जैसे अपन टॉर्च लेते हैं, टॉर्च इसके ऊपर इधर से डालते हैं ना आप लोग, तो जो अपने टॉर्च का जो उजाला है वो आपको दीवार पे दिखाई देगा। आप लोग करके देखना एक्सपेरिमेंट, जैसे आप ऊपर से प्रकाश डालते हो फ़ोन पे, जैसे आपने नीचे कांच रख रखा है, कांच वो रखना है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, अपने घर पे यूज़ करते हैं ना, उस कांच को लेना और उस कांच पे इधर से फोकस डालना। ऊपर से आप प्रकाश जैसे इस तरीके से डालोगे तो वो आपको ऊपर इधर डालोगे लेकिन आपको दीवार पे दिखाई देगा, यानी मैं इधर डाल रहा हूँ लेकिन ये देखो इधर इससे टकरा करके मुझे दीवार पे दिखाई दे रहा है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो परावर्तन को कुछ नियम भी दिए हुए हैं इसके लिए कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहले समझो, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अभिलंब डाल रहा हूँ। अभिलंब जानते हो आप लोग, मैथ में पढ़ते हो, ये क्या डाला है मैंने? अभिलंब। इस अभिलंब से इस वाली किरण को जो आ रही है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण। और जो ये किरण यहाँ से टकरा करके वापस जा रही है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसको कहते हैं अभिलंब। इसको कहते हैं अभिलंब। अब देखो बेटा, ये जो अपने अभिलंब डाला है, इससे और जो अपने आने वाली किरण थे, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको कहते हैं आपतन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और जो अपने परावर्तित किरण हुई है और जो अपना अभिलंब है, इनके बीच को कोण को कहते हैं कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब तुम्हारे को कोई पूछे, ये शब्दावली अपने मुख्य रूप से पूछी जाती है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, यानी सूरज, यानी कि सूर्य से या किसी भी चीज़ से निकलने वाली प्रकाश किरण जो इस पृष्ठ से टकराती है, इस पृष्ठ के इस बिंदु से टकराती है, उसको आपतित किरण कहते हैं। टकराने के पश्चात जो किरण निकलती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों किरणों के बीच में जो एक लंबनुमा संरचना डाली जाती है उसको अभिलंब कहते हैं। तुम्हारे को बोले कि आपतन कोण क्या है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तुम्हारे को पूछे परावर्तन कोण क्या है, तो आप बता दो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये अपने पास प्रश्न लिया हुआ है, ये अपने एक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि परावर्तन क्या है, परावर्तन की घटना क्या है। अब आप लोगों को इतना पढ़ लिया, अब परावर्तन के नियम पढ़ते हैं अपन। परावर्तन के नियम क्या होते हैं ये भी सबसे पहले देखो। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एकदम आसान, एकदम इजी होते हैं। देखो, आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बना रही है उतना ही कोण अपने परावर्तित किरण किससे बनाती है? अभिलंब से। यानी कोण आई जितना है उतना ही कोण क्या होगा? आर होगा। यही पहला नियम है। यानी आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम अपना ये कहता है, द्वितीय नियम ये कहता है कि जो अपनी आपतित किरण है, अपनी परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो, एक ही तल में स्थित है या नहीं है, तो दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। ये अपने परावर्तन की घटना हो गई। जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये सारी की सारी परावर्तन की घटनाएं हैं। परावर्तन की वजह से अपन किसी वस्तु को देख पाते हैं और परावर्तन की वजह से आप मेरे को देख पा रहे हो। इसको कहते हैं परावर्तन की घटना, जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन को समझाओ। ज़्यादा हार्ड नहीं है कि उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश, अधिकांश प्रकाश वापस मुड़ जाता है या परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। दोनों के दोनों नियम आपको पता होना चाहिए, ये चित्र भी आपको पता होना चाहिए। याद रखना, जब आपके पास में परावर्तन के बारे में क्वेश्चन पूछे तो ये इसकी परिभाषा भी लिखोगे, ये चित्र वाला जो मैंने बनाया आपको समझाया ये भी बनाओगे, दोनों के दोनों नियम भी आपको लिखना जरूरी होगा। एकदम ईजी होता है और एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। अब देखो, आगे बढ़ते हैं अपन। आप सभी इसको बेटा देखते रहना।
अब अपन पढ़ते हैं कि एक घटना होती है जो मैंने अभी हाल ही में तुम्हारे सामने यूज़ किया था कि प्रकाश वो तरंगों की तरह भी काम करता है, और मैंने एक विवर्तन शब्द यूज़ किया था, वो समझो वो क्या होता है। सबसे पहले विवर्तन क्या है? देखो विवर्तन क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है इस टॉपिक की, एक बार चित्र से समझना। ये देखो मैंने अपने ब्लेड नहीं आती, ब्लेड होती है, उसके समान एक संरचना बना ली मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे इस तरीके से इस पर फोकस डाला, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये मैंने इस पर क्या डाल दिया, प्रकाश किरण डाल दिया, कोई ना कोई, ये प्रकाश किरण आ रही है इधर से। अब ये प्रकाश किरण जैसे ही इधर से आती है, एक बार देखो इधर से, ये प्रकाश किरण जैसे ही इधर से आती है, सामने ये वस्तु जो रखी है, ये वस्तु याद रखना कैसी होनी चाहिए, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते, जिसके आर पार नहीं देख सकते, क्या उसके आर पार प्रकाश जा सकता है? क्या नहीं जा सकता। तो ये अपारदर्शी वस्तु है। अब जैसे ही प्रकाश किरण आएगी, आगे आके टकराएगी, इससे टकरा करके इसको पता है कि भाई इधर तो जा नहीं सकते अपन, कोई वस्तु रखी है, तो ये क्या करती है, इसके किनारों पे इधर से मुड़ जाती है, मुड़ गई। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखो बेटा, ये अगर ऊपर वाले कोने पे आके टकरा रही है तो इधर भी जा सकती है, अगर ये बीच में इस तरीके से आ रही तो नीचे भी आ सकती है, लेकिन याद रखना ये इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इस किनारे पे भी मुड़ सकती है, इस किनारे पे भी मुड़ सकती है, यानी जिधर इसको मार्ग दिखेगा, जिधर इसको सरल मार्ग दिखेगा, उधर से निकलने की कोशिश करेगी। तो इसकी परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। हाँ, जैसे अगर मध्य में आ रही है तो इसको जिधर से मार्ग आसान लगेगा उधर से प्रकाश किरण निकलने की कोशिश करेगी, सीधा ये समझो। अगर इसको लग रहा है ऊपर वाली प्रकाश किरण को इधर से निकलने का लग रहा है तो इधर से निकल जाएगी, कुछ को लग रहा है इधर से निकलने की कोशिश करे तो इधर से निकल जाएगी। मतलब प्रकाश किरण इसके आर पार नहीं निकल सकती, बस इसके किनारों पर मुड़ करके इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कुछ इधर भी जा सकती है, कुछ इधर भी जा सकती है, सीधी बात ये है। यानी कि इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो थ्योरी है वो देखो बेटा। जब प्रकाश के पथ में रखी वस्तु अत्यंत छोटी एवं अपारदर्शी हो, अपारदर्शी का मतलब है जिसके आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी हो, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय सीधी रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है ना बेटा। तो अपने देखो विवर्तन की घटना कंप्लीट होती है कि जब प्रकाश के पथ में रखी वस्तु अत्यंत छोटी हो, कैसी हो वस्तु? अत्यंत छोटी हो, अपारदर्शी का मतलब है कि जिसके आर पार अपने नहीं देख सकते, तो प्रकाश सीधी रेखा में, यानी कि सीधा का सीधा आ रहा था, सीधी रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। यानी प्रकाश देखो ऐसा आ रहा था अपने पास, मैंने ये बताया कि इसके जो मार्ग है उसमें जो वस्तु रखी है वो कैसी है? छोटी और अपारदर्शी। तो प्रकाश अब सीधी रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसके अंदर वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु है कंप्लीटली जो ये अपने पास रखी हुई है ना, ये अत्यंत छोटी और अपारदर्शी वस्तु ही है। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये अपने पास एक वस्तु है, इसके अंदर नहीं, ये वस्तु ये है कंप्लीटली। तो ये होता है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट, प्रकाश कंप्लीट, और प्रकाश का जो विवर्तन और प्रकाश का परावर्तन था वो अपने पास कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ते हैं बेसिक सी जानकारी, बेसिक सी चीज़ें आप लोग समझते रहना। आप लोग ये बताओ मुझे, प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण समझना, देखो आराम से समझना सारे बच्चे। ये अपने पास सूर्य है, क्या ये सूर्य? यहां आप लोग खड़े हो, ठीक है। यहां से प्रकाश की किरण निकली और आपकी आंखों तक आई। मैं कह रहा हूं क्या निकल के आई? प्रकाश किरण। क्या आई?
प्रकाश किरण। इधर क्या पूछ रहा हूँ, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, यानी सूर्य से जो निकलने वाली जो किरणें हैं, ठीक है बेटा, वो अपने तक पहुंचती हैं तो इसने कुछ ना कुछ दूरी भी तो तय की होगी, कुछ ना कुछ दूरी भी तो तय की होगी। इस दूरी को, इस जगह को अपना मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मार्ग। यानी कि जिस मार्ग का अनुसरण कर रही हैं उसको क्या कहते हैं अपने, प्रकाश किरण। आप लोग देखना, सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है ना, वो अपने तक आती है तो अपने को आती हुई दिखाई देती हैं। देखना आप कभी भी अपने को आती हुई क्या करती है, वो दिखाई देती हैं। जैसे आप लोग देखना कभी भी अपने यहाँ जैसे कोई प्रकाश किरण है, अपना कोई कांच लेते हैं, कांच पे प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं वो एक पथ से तो आती हुई दिखाई दे रही है। इतना मत जाओ, अपने फ़ोन का टॉर्च जो होते हैं, तो टॉर्च से जो उजाला निकलता है उसकी किरणें अपने को नहीं दिखाई देती क्या, तो वो एक जिस मार्ग से गुजर रही हैं उसी मार्ग को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। यानी जिस मार्ग से गुजर रही हैं, जिस मार्ग से गुजर रही हैं, उस मार्ग को गुजर रही है, उस मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। जिस मार्ग को अपने नॉर्मल तरीके से अपने को प्रकाश किरण की परिभाषा जाननी है तो ये पढ़ सकते हैं। अब देखो, सूर्य से निकलने वाली एक प्रकाश किरण तो होती नहीं है, पता नहीं सूर्य से कितनी प्रकाश किरणें निकलती हैं। भाई एक किरण ये निकल गई, 2 3 पता नहीं कितनी मात्रा में। अब ये बताओ इनका समूह क्या कहलाएगा, प्रकाश पुंज। तुम्हारे को पूछे कि प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, तो याद रखना बच्चों, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं कि प्रकाश किरणों का जो समूह होता है, प्रकाश किरणों का समूह है, प्रकाश किरणों का क्या है बच्चों, समूह है, ये क्या कहलाता है, प्रकाश किरणों का समूह है, प्रकाश किरण कहलाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। आया समझ में। अब देखो, ये प्रकाश पुंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में आपको पता होना चाहिए प्रकाश पुंज क्या है, कौन सा। हाँ, लेकिन प्रकाश किरणों का समूह है, सूर्य से निकलने वाली, जैसे ये सूर्य है, यहाँ तक आप खड़े हो, ये कोई एक किरण आपके पास में निकल के आई, आप लोग कैसे कहोगे कि प्रकाश किरण है ये, यानी ये जो पथ दिख रहा है अपने को, जो मार्ग दिख रहा है, इस मार्ग को अपन कह देंगे कि ये मार्ग प्रकाश किरण है। भाई उस मार्ग को आपने क्या कह दिया कि ये मार्ग ही क्या है, प्रकाश किरण है। लेकिन किसी ने कहा कि प्रकाश से तो एक किरण थोड़ी निकलती है, बहुत सारी किरणें निकलती रहती हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई, बहुत सारी निकलती हैं, तो इन समस्त समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों का जितना भी समूह है उनको क्या कहते हैं अपने, प्रकाश पुंज कहते हैं। एक लाइट जो रखी है आपने, एक लाइट जो ही, लाइट से एक किरण तो निकलती नहीं है, बहुत सारी किरणें निकलती हैं। अपने घर पे टॉर्च जो होते हैं उससे भी बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती हैं, अपने फ़ोन की टॉर्च जो होते हैं उससे भी बहुत सारी किरणें निकलती है, कोई इधर जाती है, कोई इधर जाती है, कोई किधर जाती है, चारों ओर फैल जाती है ना। अब अपने यही देखेंगे कि प्रकाश किरणें, जो प्रकाश, जो अपने पास प्रकाश पुंज है वो कितने प्रकार का होता है। आ जाओ बच्चों, इंपॉर्टेंट है प्रकाश पुंज। मैं ये कहता हूँ प्रकाश पुंज इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक के अंदर देखें तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, परावर्तन और ये प्रकाश पुंज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो अपना आधा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं परावर्तन की ओर घूमता है। परावर्तन ही परावर्तन की घटना घूमती रहती है। उसे अब सिंपल दर्पण से टकरा गया, अब गोले दर्पण से टकरा रहा है, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, परावर्तन की घटनाएं होती रहती हैं। देखो सबसे पहले प्रकाश पुंज 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। वैसे 3 प्रकार में पढ़ेंगे अपने इसको, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। 3 प्रकार पढ़ लेते हैं अपन लोग, क्योंकि तीसरा भी कहीं ना कहीं अपने काम आएगा। पहला प्रकाश पुंज है अभिसारी। कौन सा है? अभिसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा है समांतर, समानांतर या समांतर प्रकाश पुंज। समझो बेटा क्या है तीनों के तीनों। अभी अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज, इनको आसान से शब्दों में समझने की कोशिश करो। आप लोगों ने जैसे अपने घर पे बैटरी होती है, अपने घर पे कोई बैटरी होती है, उसको अपन चालू करते हैं ना तो कहीं दूर तक भी अपने को उसका उजाला जाता है। ठीक है बच्चों, समझना एक बार। जैसे मुझे कुछ दूरी पे अपने खेत हैं, खेतों के अंदर जैसे गायें चरती हैं, रात के टाइम पे अपने यूज़ करते हैं बैटरी, ये खेतों की देखभाल के लिए अपने यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे अपने टॉर्च जो करके अपने उस खेत की निगरानी करते हैं। वो खेत अपने से काफ़ी दूरी पे भी होता है। आप लोग एक काम करना, जो अपने घर पे जो टॉर्च होती है ना उसको उठाना और घर पे जो बल्ब जलाते हैं ना अपन, जो बल्ब लगाते हैं उस बल्ब को लेना और ऐसे देखना, क्या आपको दिखेगा क्या रहे?
अपने दूर खेत के अंदर अपने घर वाले बल्ब को आप लेके ऐसे देखने की कोशिश करोगे कि गायें चल रही हैं कि क्या चल रही हैं, देखोगे तो दिखेगा क्या रहे। सर उस बल्ब क्या करने सुनो आप लोग, अपने घर पे जो बल्ब है उसके चाहे कुछ भी लगा दो चारों ओर, कुछ भी लगा लो, लेकिन फिर भी आपको वो गायें नहीं दिखेंगी बच्चों। जो आपके जो खेत में गायें चल रही है ना, वो अपने घर वाले बल्ब से नहीं दिखेंगी। आप जब बैटरी लेके बैटरी का फोकस डालते हैं ना, तभी वो गायें दिखती हैं आपको, है ना। और भी कुछ देखना हो अपने को, किसी दूरी पे अपने खेत में रोड के पास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उधर भी देखना हो तो टॉर्च जो करके अपने घर वाला लट्टू मत उतार के ले आना कि घर का लट्टू उतार के लिए उधर जो कि देख रहे हो कि किधर क्या दिख रहा है ना। घर वालों को कोई खेत में गाय नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से खेत अपना सुरक्षित है, ऐसे मत कर लेना, घर का लट्टू लेके आओ, है ना। तो समझो ये क्यों होता है। देखो यहाँ से जैसे प्रकाश किरणें निकलती हैं, अपने घर वाली जो बैटरी होती है ना, उससे इस तरीके से प्रकाश किरणें निकलती हैं और यहाँ पे अपना खेत है, अपने खेत में आराम से अपने इसकी देख रेख कर लेते हैं। ये अपने पास ये लट्टू है, ये अपने पास क्या है, घर का लट्टू है। अच्छा चित्र नहीं बना लेकिन समझ लेना, लट्टू है। ये लट्टू क्या करता है, इस तरीके से प्रकाश करता है, यानी इतनी दूर में तो इतना उजाला कर देता है कि अपने को सब कुछ दिख जाता है, ठीक है। लेकिन ये बैटरी है ना, ये बैटरी यहाँ पे भी उजाला नहीं करती, ये इधर भी उजाला नहीं होता, सीधा का सीधा इसका किधर जा रहा है, जो अपने को जो चीज़ देखनी है ना उधर ही जा रहा है, इसका लक्ष्य है। और ये क्या करता है, उधर साइडों में फैला देता है। समझो कुछ प्रकाश तो ऐसा होता है जो सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलने का मतलब है कि जिस बिंदु पे अपने को जो चीज़ देखनी है ना, उसी बिंदु पे जाके केंद्रित होता है। कुछ ऐसा होता है जो अपने जैसे रोड लाइटें नहीं देखी क्या, पे रोड पे लाइटें लगी होती हैं, वो नीचे तो इतना उजाला रहता है, थोड़ी सी दूर जाती है अंधेरा हो जाता है। अपने जैसे रात को जाते हैं तो रोड के जो रोड लाइट होती है ना, उसके नीचे तो उजाला रहता है और थोड़ी सी दूर जाते क्या हो जाता है, अंधेरा रह जाता है। अपने मोटरसाइकिल, अपने जो बाइक चलाते हैं, उनकी लाइटें देखना कभी लोग, बहुत दूर दूर तक ऐसे जो लाइटें दूर तक अपने को कोई चीज़ दिखाती है ना, उनको कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ये कहते हैं क्या, फिर बताओ मेरे को। अभिसारी, शाबाश। इसका मतलब कुछ तो पढ़ते हो, यानी कि जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहते हैं उसका मतलब कुछ तो पढ़ रहे हो आप लोग। मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कुछ कि ऐसे कि अभी का मतलब क्या है, जैसे अपने किसी को बुलाते हैं, अपने को किसी को बुलाना है तो अपने क्या कहते हैं भाई, अभी आ, क्या कहते हैं, अभी आ। मतलब प्रकाश किरणें निकलती हैं और निकल करके किसी एक बिंदु पे जाके मिलती हैं। जैसे अपने घर पे जो टॉर्च नहीं होती, वो जो याद रखना, जो प्रकाश किरणें एक जगह केंद्रित होती हैं वो दूर तक उजाला करती है, ऐसा समझना तुम लोग। अभी का मतलब क्या है, अभी आ, यानी इनको बुला रहा है प्रकाश किरणों को कि अभी आ जाओ आप। यानी कि जैसे समझो ये प्रकाश किरणें निकली, ये निकल गई बच्चों, निकल गई प्रकाश किरणें। अब ये प्रकाश किरणें निकल गई, लेकिन इनको कोई ना कोई बुला रहा है कि अभी मेरे पास आओ और अभी अपने को क्या करना है, मिलन करना है, मिलना है। तो ये प्रकाश किरण इधर गई, ये भी गई, ये भी गई और ये जाकर के, यानी कि चारों की चारों मिल गई कि नहीं मिली रहे। तो तुम्हारे को कोई बोले कि समस्त प्रकाश किरणें एक जगह आकर के मिल जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी। यानी मिलने के लिए, देखो मिलने के लिए जल्दीबाजी होती है हमेशा, जब मिलना होता है तो कहते हैं अभी आ। कोई ऐसे नहीं कहता कि जैसे कोई दूर जा रहा है, दूर जाते टाइम नहीं कहते कि अप का मतलब क्या होता है, दमकाना, यानी कि दमकाएगा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसको दूर कर रहा है। तुम लोग नहीं कहते क्या कि यू कैन गो इन माई लाइफ, है ना, मेरी जिंदगी से दूर। तो बेटा जिसको कहते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब क्या हुआ रहा है, जैसे यही प्रकाश किरणें आई, यही फिर से आई, अब इनको कह दिया किसी ने कि दूर दूर, इधर मिलना ही नहीं है, इधर कभी मुलाकात करने की सोचना भी मत आप लोग। अगर दिल दिमाग में ख्याल भी है ना कभी मुलाकात करने का, तो कभी सोचना ही मत, इतनी दूर तक फैला देता है इनको, मतलब इतनी दूरियां बढ़ा देता है आपसी में। जब तुम्हारे को पूछे कि दूरियां कम कौन करता है, दूर दूर। अप का मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से, अगर देखो अभिसारी और अपसारी याद नहीं है ना, तो आप दर्पणों में भी अटक जाओगे वहां जाकर के, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो दूर दूर भेजेंगे, कुछ ऐसे जो एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे। उस टाइम पे आपके दिमाग में ये आएगा कि यार कौन सा अपसारी है, कौन सा अभिसारी है। इधर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना तो पता रहता है कि कुछ तो एक जगह आके मिलती है, कुछ उधर दूर दूर चली जाती है, लेकिन जब पूछता है कि कौन सी तो दूर जाती हैं, तब इधर माथा काम करता है कि यार अभिसारी जाती है या अपसारी जाती है, बताएं तो कौन सी बताए। तो तुरंत माथे में आना चाहिए। अभी का मतलब कोई पास बुला रहा है, पास बुलाता है, जल्दीबाजी करता है, अभी आना है, तो अभी आ मतलब, अभी का मतलब एक ही बिंदु पे केंद्रित हो रहा है, बुला रहा है कोई, इधर बुला ही तो रह रहा है, और इधर इनको दूर दूर भेज रहा है, बोले दूर दूर चले जाओ, आपका कोई काम नहीं है। बेटा समांतर प्रकाश पुंज ये कहता है ना तो मिलूंगा ना मिलने दूंगा,
ठीक है, ना तो मिलूंगा और ना मिलने दूंगा, यानी कि चल ठीक है भाई, इधर तू चलती रहे, इधर मैं चलता रहता हूँ, चलते रहते हैं, ठीक है। किसी को किसी से नहीं मिलना, किसी को किसी से नहीं मिलना, तू तेरे रास्ते चल, मैं मेरे रास्ते चलता हूँ। ऐसा नहीं होता क्या कभी बाइल जब अपने स्कूल जाते थे, अपने आपसी में लड़ाई हो जाए, इधर वो भी चल रहा है अपन भी चल रहा है, लेकिन बोलते कोई नहीं है किसी से, है ना बच्चों। उसको कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, एक दूसरे के पैरेलल चलता रहे, ना बोलना ना बातें करना, इसको क्या कहते हैं? नहीं बेटा, एक दूसरे के समांतर ही चलते रहते हैं ये प्रकाश किरणें, एक दूसरे के समांतर चलते रहते हैं प्रकाश किरणें। अब वो जहाँ तक कैपेसिटी है वहाँ जाकर के एंड हो जाएगा। अपने बैटरी की जो टॉर्च है उसको कोई ना कहीं तो लिमिट है ही उसकी, लेकिन बैटरी होती है ना अपने घर वाली बैटरी, ये अभिसारी का काम कर रही है, उधर अपने को दिखाने का काम कर रही है। ये आप सबको समझ में आया? सबसे पहले पक्का सबको समझ में आया क्या? बेटा टॉर्च अगर समांतर है तो ये जिस बिंदु पे जाकर के मिल रही है ना, उस बिंदु पे अपने को कोई चीज दिखेगी। अपने जैसे किसी गाय पे फोकस मारते हैं तो गाय पे जाकर के सारी प्रकाश किरणें टकराती है और उसमें एक जगह मिल जाती है, तब अपने को हार्मोन्स करवा दिया था, है ना बेटा। अब शुरू करते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं बेटा। अपना आज कौन सा टॉपिक शुरू करेगा? अब दर्पण। कौन सा बच्चों? दर्पण, है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इधर से अगर अपना को समझ में आना स्टार्ट हो गया तो आगे लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर समझ लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना चिन्ह परिपाटी है, क्योंकि न्यूमेरिकल पक्का पूछेगा इससे, और न्यूमेरिकल पूछेगा इसका मतलब अपने को क्या आनी चाहिए? रहे चिन्ह परिपाटी आनी चाहिए बच्चों, है ना। क्या आनी चाहिए बच्चों अपने को? चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले दर्पण क्या है बताओ बच्चों, दर्पण क्या है? किसे दर्पण कहेंगे अपन लोग? क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं क्या कि कोई भी ऐसी चीज जो प्रतिबिंब का निर्माण करती हो? कह सकता हूं कह रहे कोई ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो किसका निर्माण करती हो? प्रतिबिंब का निर्माण करती हो, उसको क्या कहेंगे अपन? दर्पण कहेंगे। आपको मैं पूछूं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा होता है? देखो सबसे पहले आप लोगों को जब पूछा जाता है ना दर्पण कितने प्रकार का है, आप तुरंत कहते हो 2 प्रकार का। इधर मास्टर भी सोचता है भाई बच्चे को आता है, इसका मतलब सारा नॉलेज है, लेकिन जब पूछता है कौन कौन सा तो तुरंत कहता है अवतल और उत्तल दर्पण। तुरंत क्या दिखाएगा वो? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ना रे मेरे बेटा जी, उत्तल और अवतल दर्पण नहीं है, याद रखना। सबसे पहला होगा समतल। कौन सा? समतल। और दूसरा कौन सा वगैरह बच्चों? गोलीय दर्पण। अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो रहे। गोलीय दर्पण। जब अपने को कोई पूछता है कि दर्पण बता रहे, नींदों में भी कोई तुम्हारे को आके पूछे दर्पण बताओ रे क्या है, इधर नहीं कहना अवतल और उत्तल, है ना। सर जी आप दर्पणों की बात कर रहे हो, अगर कोई नींद में आके उठा दे तो फिर ये बेटा जी गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। समझ में आया कुछ चीज? सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ समतल दर्पण क्या है? क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। उस दर्पण को क्या कहते हैं? समतल होता है। उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। एक बार आप बेटा सब कंप्लीटली अपन सिंपल मिरर है उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। क्या होता है सिंपल मिरर? देखो ये तो समझ में आ गया कि दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब अपन ने हेडिंग डाली बेटा समतल दर्पण। देखो ये समतल दर्पण। अब ये क्या होता है? देखो सबसे पहले आप समतल दर्पण कहते हैं। आप नोट करना चाहो ना बेटा, जब आप नोट्स बनाना चाहो, किसी बच्चे के नोट्स छूट गए और नोट्स बनाना चाहो तो आराम से वीडियो देख देख के नोट कर सकते हो। मैं जल्दी से रफ भी कर देता हूँ तो वीडियो को रोक के लिख लिया करो, है ना। उधर सारी सुविधा है, उधर कहना नहीं पड़ेगा मास्टर जी रुको रहे, उधर वीडियो को ही रोकना है। मास्टर को बोलो तो तेरा टाइम जो तेरा काम है वो करता रहे, अपने को जब दोबारा पढ़ना होगा रोक के पढ़ लेंगे, है ना। ऑफलाइन क्लास में तो ये होता है कि अगर मास्टर इधर रब कर दिया, टीचर ने रब कर दिया तो इधर बस इधर पड़ोसी के ताकते रहते हैं कि यार भाई तूने लिखा कि नहीं लिखा। पड़ोस वाला कहता है जब तू ही नहीं लिख पाया तो मैं तो कैसे लिख पाऊंगा, है ना। तो अब इधर ये है कि इधर रोको और वीडियो देखो और फिर लिखो बच्चों, है ना। अब मुझे ये बताओ समतल दर्पण के बारे में कुछ चीज़ें बताओ। सबसे पहले समतल दर्पण है क्या? सीधी लाइन खींचो और इसके क्या कर दो रे? कलर कर दो। याद रखना जहां परावर्तन या परावर्तक पृष्ठ आ जाए
हमेशा याद रखना, उसको क्या करना है, कलर करना ही है। और वो भी कैसा, उच्च कोटि का, अच्छी क्वालिटी का क्या करना है, कलर। क्योंकि याद रखना परावर्तन की घटना ही कहाँ होती है, परावर्तन की घटना कहाँ पे संपन्न होती है, जहाँ पे पृष्ठ कलर किया हुआ होता है। क्या होता है बच्चों, पृष्ठ कलर किया होता है। अब देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, समतल दर्पण के अंदर कोई ना कोई प्रतिबिंब तो बनता ही है। अब तुम्हारे क्वेश्चन आए सर प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होगा। अब इसके बाद जस्ट आपको मैं प्रतिबिंब लिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये समझो एक बार कि प्रतिबिंब का मतलब है कि जैसे मैं कांच में जाके खड़ा होता ना, कांच के सामने, आप लोग हेयर स्टाइल के लिए जब कांच के सामने जाके खड़े होते हो, उसके अंदर अपने को झूठा एहसास कराता है वो कांच। कभी कभी लगता है कि इस दुनिया में मैं ही सुंदर हूँ, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, तो बेटा वो अपने को एहसास करा रहा है, झूठा एहसास करा रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको दर्पण को क्या कहते हैं अपन लोग, समतल दर्पण। भी गोले दर्पण भी होते हैं, गोले दर्पण भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो है समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। देखो बेटा समतल दर्पण के अंदर आप मुझे ये बताओ कि जो अपना प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का मतलब है कि दर्पण का मतलब है जिसका कलर कर रखे हैं, उसके सामने अगर अपन जाके खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं अपने फोटो भी उसमें दिखाई देगी ना फोटो, उसको कहते हैं अपनी, अरे जो कांच के अंदर अपनी फोटो दिखाई देती है उसी को कहते हैं प्रतिबिंब, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो मुझे ये बताओ समतल दर्पण के सामने आप ये जाकर के खड़े हो गए, आपका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, सीधा, आभासी, वास्तविक, कैसा दिखाई देगा आपको, कैसा दिखाई देगा, वास्तविक देगा। लिखाई थी मैंने लाइन, बता बेटा। समतल दर्पण के अंदर मैंने लिखाया था कि समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, आभासी और सदैव सीधा। मैंने लिखाई थी बेटा कि कैसा होता है, आभासी और सदैव सीधा। सदैव का मतलब है कि हमेशा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे मैं पड़े, चाहे पानी बरसे, चाहे कुछ भी हो, कैसा होगा, सदैव सीधा। याद होना चाहिए। आभासी क्या है, वास्तविक क्या है, बताओ रे। देखो बेटा सुनो, जब मैं आपको प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा, जस्ट अभी 2 या 4 मिनट बाद जब आपको प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। मुझे ये बताओ समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है, समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है इसकी, अनंत होती है। कैसे बच्चों, मुझे समझा सकते हो क्या? क्योंकि देखो मैंने आपको ये बताया था कि ये मैंने कोई गोले बनाया बेटा, गोला बनाया, गोले की तो त्रिज्या होती ही है, पता है ना बच्चों, गोले की तो क्या होती है, त्रिज्या होती है। मुझे ये बताओ, मैंने इसको साफ करना स्टार्ट किया बच्चों, ये लो, अब ये एक छोटा सा भाग अपने को सीधी रेखा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, मैं इसको कलर कर दूं तो क्या ये सिंपल दर्पण हो गया क्या? मैंने इसको कलर कर दिया तो सिंपल दर्पण हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि छोटे छोटे समतल दर्पण मिलकर के ये गोले का निर्माण करते हैं? एक छोटा सा इधर जुड़ा, छोटा सा इधर जुड़ा, छोटा सा जुड़ते एक गोले का निर्माण करते हैं। गोला सही बने ना बने लेकिन सही बनता ही है। इधर मतलब देख के ऐसे मतलब करने लग जाना कि सर गोला तो सीधा बना ही नहीं है ना, सीधा नहीं, गोलाकार तो बना ही नहीं। तो याद रखना प्रत्येक गोला छोटे छोटे सिंपल मिरर्स होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, उनसे मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा समतल दर्पण, उसकी भी तो कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगी। अब मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा गोला बनाएगा, मुझे नहीं पता, तो मैंने कह दिया इसकी त्रिज्या कितनी होगी रे, अनंत होगी। आया समझ में? पक्का बच्चों? अब अपन आगे बढ़े तो दूसरा मैंने जो आपको ये समतल दर्पण के बारे में आपको नहीं दे रखा, आपके जानकारी भी नहीं दे रखी, इतनी सी बेसिक सी जानकारी दे रखी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ बेटा, इसके बाद में मैंने आपको गोलीय दर्पण करवाया था, गोलीय दर्पण करवाया था। बेटा तू ऐसे सुना कैसे बैठा है? नहीं ऐसे कुछ हो गया हो, रास्ते में आए इतनी दूर से, पता नहीं ऐसे, पता ही नहीं सर, बोले तावड़ा भी भयंकर पड़ रहा था, इतनी दूर से आया हूँ, पता ही नहीं लगा मेरे को तो, है ना। कोचिंग जाके आए हो पक्का ना? कहीं छुट्टी हो जाए स्कूलों की, तुम पता ही नहीं कहीं पे घूमते रहो, है ना, ऐसे मत करना। क्योंकि मेरे को जब भी से उसकी मम्मी एक दिन कॉल कर रही थी कि मेरा बेटा कोचिंग पूछा कि नहीं पूछा, घर से कॉल आ रहा था, इसका मेरे को नाम नहीं पता था। मैंने बोला नहीं आया बच्चा, तो बोले हमारा बच्चा सिंसियर है। मैं है साहब सिंसियर है, मैं नहीं बोला आपका बच्चा सिंसियर नहीं है, बट कोचिंग नहीं आया।
बोले नहीं, कैसे नहीं आ रहा, उधर और कहीं तो जा ही नहीं सकता बच्चा। तो ऐसे भी होता है, घर वालों को बताया करो। एक दिन इसके भी पापा आए, बोले बच्चा बिल्कुल सिंसियर है। मैं सब बच्चा बिल्कुल सिंसियर है, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन कहीं और चला गया होगा कि नहीं ऐसे जा ही नहीं सकता, बच्चा घूम ही नहीं सकता। मैं घूम नहीं रहा होगा, किसी दूसरी कोचिंग में भी जा सकता है, कहीं दूसरे टीचर के पास भी पढ़ने भी जा सकता है। घूमना ही हमेशा ऑप्शन नहीं होता। तो सोच लो, अपने घर वालों को भी यही लगता है कि घूमते ही है ना। तो बेटा गोलीय दर्पण मुझे ये बताओ क्या होगा, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो रहा है, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बच्चों, गोलीय है। कैसा हो, गोलीय है। उसको क्या कहेंगे अपन, गोलीय दर्पण कहेंगे। कितने प्रकार का हो सकता है गोलीय दर्पण, है बच्चों, कितने प्रकार का हो सकता है, कौन कौन सा, अवतल और उत्तल। शाबाश बच्चों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, अवतल दर्पण किसे कहेंगे, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या? देखो सबसे पहले तो अवतल दर्पण पता तो होना चाहिए कि कौन सा होता है। तो बेटा जी इस तरीके से अपन जो लिखते हैं ना, वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। सर ये क्या है, मतलब ये समझ में नहीं है हमारे, कोई छोटी सी लाइन खींच दी है, क्या है, सुनो सुनो बेटा, ये देखो पूरा का पूरा गोला है, गोला है पूरा का पूरा। मैंने किसी गोले का एक पृष्ठ काट लिया, मैंने गोले का क्या काट लिया रे, पृष्ठ काट लिया। सबसे पहले मुझे ये बताओ गोले का ये क्या है, केंद्र है। क्या है बच्चों, ये केंद्र। तो मैंने इसको यहाँ से इसको हटा दिया मैंने, भाई ठीक है मेरे को इतना ही चाहिए, इतना ही टुकड़ा चाहिए इसका। तो क्या मैं इसकी परिभाषा ऐसे दे सकता हूँ क्या, कि जिस पृष्ठ का किधर झुकाव हुआ, ये जिस पृष्ठ का झुकाव किधर हो, केंद्र की ओर हो, उसको तो क्या कहेंगे अपने, अवतल दर्पण है। यानी जिस गोलीय पृष्ठ का, कैसी बच्चों, गोलीय पृष्ठ का झुकाव किधर हो, केंद्र की ओर, झुकाव किधर हो, केंद्र की ओर हो। या सीधा का सीधा झुकाव भी नहीं लिखो तो इधर ऐसे लिखना कि जो केंद्र की ओर वक्राकार हो बच्चों, केंद्र की ओर कैसा हो, वक्रित हो। अरे ये वक्रित है सर, ये कैसे संरचना दिखा रहे हो हमारे को बच्चों, ये वक्राकार संरचना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, वक्राकार। और कुछ भी नहीं है, ये वक्राकार ही है ना। सर ये तो सांप की तरह लगता है। सांप बेटा, सांप की जो फण आती है ना ऊपर वाली, वो वक्राकार ही होती है। दूसरा ये है बच्चों, ये क्या है बच्चों, यानी जिसका पृष्ठ बाहर की ओर हो बच्चों, जिसका पृष्ठ किधर हो बच्चों, बाहर की ओर हो, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। सर विस्तार से बेटा अभी ये चलेंगे अपने, दर्पणी दर्पण चलेंगे रहे, साल 2 साल तक क्या ही चलेंगे अपने, दर्पणी दर्पण चलते रहेंगे, क्या पता 15-20 साल भी चल जाएं, है ना। तो लेकिन अपने को क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है दर्पण को बच्चों। आ जाओ अब बेटा जी, प्रतिबिंब आपको एक बार बता दूं मैं। मुझे सबसे पहले तो प्रतिबिंब की परिभाषा बताओ, प्रतिबिंब की परिभाषा बताओ बच्चों, प्रतिबिंब की परिभाषा बताओ मेरे को बेटा, बताओ रे। सबसे पहले तो मुझे बताओ प्रतिबिंब कितने प्रकार का हो सकता है, कौन कौन सा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, आपने कहा सर जी प्रतिबिंब कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का प्रतिबिंब। कितने प्रकार का है, 2 प्रकार। बेटा बिंब का पता है आपको, बिंब किसे कहते हैं, बिंब क्या है। देखो समझो, सबसे पहले कांच के सामने आप खड़े होते हो कि नहीं, आप तो हो बेटा बिंब, आप तो क्या हो, बिंब। और कांच में जो आपकी शक्ल का दिख रहा है वो कौन है, प्रतिबिंब बच्चों, वो कौन है, प्रतिबिंब। अब ये है कि सर प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तुम्हारे को कोई पूछे कांच में तुम दिखते हो, उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। आप बिंब हो बच्चों, आप क्या हो, बिंब। हर छोटी छोटी चीज समझ में आनी चाहिए। आ रही है नहीं आ रही, आ रही है ना, आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, आनी चाहिए। अब मेरे को ये बताओ प्रतिबिंब कितने प्रकार का है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और बच्चों आभासी प्रतिबिंब। कैसा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी का मतलब होता है आभास होना। आभासी का मतलब क्या है रे, आभास होना। कई बार अपने को आभास नहीं होता, अपने से जा रहे थे रास्ते से, अचानक से लगता है मेरे को कुछ तो दिखा, है ना। ऐसे करते हैं यार, इसको मिस भी नहीं करना, जो चीज़ दिखी है ना वो देखनी है, उसको मिस भी नहीं कर सकते। लेकिन बाद में एहसास होता है यार ये तो झूठा सपना था एक,
जूठा क्या था, एक ये सुपना था, कुछ भी नहीं है उधर, तो ऐसे झुक झुक के देखते हो रहे हैं। कई बार अपने को नहीं लगता कि अपने पास से कोई गुजर गया रहे, ऊपर नहीं, अपने पास से कोई गुजर गया, ऐसा मत समझना कि कोई गुजर गया मतलब पर लोग सिधार गया, नहीं, अपने पास से अपने को लगता है कि यार इधर से कोई ना कोई अभी गया है ना। और वो नहीं होता एक छोटा सा छेद दीवार में और अंदर से देखते हैं, कुछ अंदर दिखे कुछ न दिखे, तो वैसे आप टेढ़े मेढ़े होकर ऐसे देखने की कोशिश करते हैं, यार कुछ तो दिखना चाहिए मेरे को, उसको कहते हैं आभासी, आभास होना, झूठा दिखावा। वास्तव में होता ही नहीं ऐसा, बस अपने को एक झूठा सा एहसास होता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि जो रियलिटी में बनता है, रियल में बनता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, कौन सा दिखा है वो भी तो वास्तव में ही तो दिखा है। कौन सा बेटा एहसास हो रहा है ओनली अपने को, तेरे पास से अचानक से कोई गुजरा कि नहीं गुजरा तेरे को नहीं पता, लेकिन तेरे को अचानक से लगता है इधर से कोई गुजरा मेरे पास से, तूने देखा नहीं देखा, फील हुआ मेरे को, क्या हुआ है, ऐसे मत कहना सर जी इधर हार्ट बीट बढ़ गई थी तब पता लगा था मेरे को तो कोई गुजरा है पास से, नहीं बच्चों इधर कुछ नहीं पता लगता, अपने को ओनली एहसास हो रहा है कि मेरे पास से कोई ना कोई गुजरा है। सर जी हमारे को तो पता लग जाता है जब अपने कोई पास से गुजरता है तो, है ना सर जी, 5-5 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है, आप इधर पास की बात कर रहे हो, उसको आभासी कहेंगे सर जी, हम तो देखो वास्तविकता कहेंगे उसको। आप लोग कह रहे हो ना कि 5 किलोमीटर दूर से अपने पास से कोई गुजरता है, हम तो ये कहते हैं वास्तविकता है, क्योंकि हमारे तो इधर धड़कने बता देती है हमारे को कौन गुजरा है पास से, है ना। तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश किरणें प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वास्तविक और बेटा आभासी, वास्तविक और आभासी, यानी प्रकाश किरणें अगर वास्तव में मिलती हैं, प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है, वास्तविक रूप से मिलती है तो उनको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बेटा। और अगर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उनको क्या कहते हैं बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। मिलती हुई क्या होती है बच्चों? प्रतीत होती है तो उनको क्या कहते हैं? आभासी। इसके बाद में बनने बेटा जी प्रतिबिंब से प्रतिबिंब बनने के नियम करवाए थे बेटा, प्रतिबिंब बनने के नियम करवाए थे, प्रतिबिंब बनने के नियम, बनने के नियम। पहला नियम क्या करवाया था, एक बार सारे बच्चे बताते रहो मेरे को बेटा। पहला नियम क्या बताया था मैंने कि जब कोई भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से निकलती है बच्चों? फोकस से। जब भी कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से निकलती है बच्चों? फोकस से। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में मैंने बेटा ये लिखाया था कि जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से निकलती हुई बच्चों प्रतीत होती है अपने को? फोकस से। फोकस से निकल नहीं रही बेटा, अपने को क्या हो रही है? ओनली प्रतीत हो रही है। तो यही मैंने पहला नियम करवाया था बेटा। दूसरा नियम मैंने ये करवाया था बेटा कि कोई भी प्रकाश किरणें जब फोकस से निकलती हैं तो परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। याद रखना इसमें परावर्तन के बाद फोकस से निकल रही है और इसमें परावर्तन से पहले फोकस से निकल रही है। इसके अंदर मैंने आपको ये करवाया था बेटा कि जब कोई प्रकाश किरणें फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये बेटा अपने को किधर आती हुई दिख रही है? फोकस की ओर आती हुई दिख रही है। तीर के निशानों का ध्यान रखना बेटा, तीर के निशानों का बिल्कुल ध्यान रखना। जब कोई प्रकाश किरण अपने को फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात किधर चली जाती है बेटा? वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दूसरा नियम करवाया था। तीसरा नियम मैंने आपको ये करवाया था बेटा कि वक्रता जो केंद्रक होता है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्रक से दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो वापस उसी दिशा के अंदर लौट जाती है। ये तो मैंने अवतल दर्पण के अंदर करवाया था। उत्तल दर्पण में मैंने आपको ये करवाया था बेटा, जैसे ये दर्पण है बेटा, ये इसका वक्रता केंद्र है। प्रकाश किरण किधर आ रही है बच्चों? किधर आ रही है? फोकस की ओर आ रही है, वक्रता केंद्र की ओर आ रही है? वक्रता केंद्र की ओर आ रही है बेटा। ये केस जो अपने ये कांच यूज किया, दर्पण यूज किया, इसके आर पार जा सकती है क्या? क्यों बेटा? कलर किया हुआ है, कलर किया हुआ है मतलब आर पार नहीं आ सकती। तो बेटा जी वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। बस यही है। इसमें सी से निकलती है, दर्पण से टकरा के वापस जाती है, इसमें सी तक पहुंच नहीं पाती। बस अपने को एहसास कराता है ये दर्पण। समझ में आया बेटा तीनों के तीनों नियम। चौथा नियम तो आपको सबको ही पता है, दोनों में सेम ही होता है बच्चों कि अगर इसके ध्रुव पर कोई आपतित होती है तो वो तिर्यक दिशा के अंदर वापस लौट जाती है। ये मैंने चारों नियम करवाए थे आपको परावर्तन के। अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से निकलती है, अगर फोकस से निकलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, वक्रता केंद्रक से आती है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है, अगर तिर्यक दिशा से उस पर आपतित होती है ध्रुव पर तो वापस उसी दिशा के अंदर लौट जाती है। सबसे पहले देखो बेटा, नॉर्मली तुम्हारे को बेसिक सी जानकारी आ गई थी, वो दर्पण वाले जरूर दूंगा मैं, ध्यान रखना। दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण होता है ना वो जरूर दूंगा बेटा। उसके अंदर सबसे पहले अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल दर्पण से
प्रतिबिंब, यानी कि 6 के जो केस करवाए थे ना बेटा, वो 6 केस इसके दूंगा और उत्तल दर्पण के दो केस बनते हैं वो दोनों के। हाँ बेटा 6 के 6 के, आप जरूरी नहीं है कोई सा भी दे सकता हूँ मैं, तुम्हारे को पूछ सकता हूँ कि बिंब को जब मैं सी पे रखता हूँ तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति कैसी होगी, उसकी साइज कैसी होगी, ये सारी चीज़ें दे सकता हूँ बेटा, है ना। चित्र तो बनाना ही पड़ेगा बेटा, चित्र तो बनाना बहुत जरूरी है। और उत्तल दर्पण दोनों के अंदर आपको पता होना चाहिए बेटा। एक बार आ जाओ रिवीजन कर लेते हैं बेटा, ठीक है बेटा। जो तुम बताते रहना मेरे को कि वो केस जैसे कि 6 के 6 केस जो हैं वो बताते रहना बेटा मेरे को। सबसे पहले बेटा जी मुझे बताओ, जब मैं वस्तु को अनंत पे रखता हूँ, कहाँ पे रखता हूँ, अनंत पर रखता हूँ। अनंत पर रखते टाइम पे एक बार देख लो बेटा आप सारे बच्चे इधर, जब मैं वस्तु को अनंत पे रखता हूँ तो याद रखना पहली प्रकाश किरण बेटा जी अनंत से यानी कि सीधी की सीधी आती है बेटा। ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। अपने को नहीं पता कि हाँ ये अवतल दर्पण है बेटा। तो हाँ जब मैंने तुम्हारे को ये समझाया था कि हमेशा याद रखना कि जब वस्तु अनंत से आती है तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती है बच्चों, और मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपना पहला नियम जो मैंने आपको प्रतिबिंब बनाने का अवतल दर्पण के अंदर यही लिखाया था कि जब दो प्रकाश किरणें अनंत से किसी अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलती है। आपको पता होना चाहिए बेटा कहाँ पर बना, एफ पर बना। कैसा बना, बिंदु आकार। कैसा बना, बिंदु आकार। वास्तविक का आभासी, बेटा वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही हैं इसलिए वास्तविक होगा। उल्टा बेटा वास्तविक और आभासी का मतलब ऐसे कर सकते हो। मुझे ये बताओ प्रकाश किरणें वास्तव रूप से मिल रही हैं या अपन इनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप लोग अवतल दर्पण पढ़ते हो ना बेटा, तो उसके अंदर आप ये पढ़ते हो कि जैसे प्रकाश किरण आई इधर एक ये चली गई, एक ये चली गई, ये कभी नहीं मिल सकती। अपन क्या करते हैं, इनको पीछे लेके आते हैं डैश डैश के तौर पे, यानी अपन इनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मिल सकती है, तो यानी ये आभासी हुई। यानी कि देखो बेटा ये प्रकाश किरणें दूर दूर जा रही है, मतलब ये कभी नहीं मिल सकती, लेकिन अपन लोगों ने क्या इनको पीछे लेके आए और अपने का एहसास करवाया कि यहाँ पे प्रकाश किरणें मिल सकती हैं। ये तो होता है आभासी, लेकिन यहाँ पे अपन लेके आ रहे हैं या वास्तविक रूप से मिल रही है, वास्तविक रूप से। तो पहला केस ही हो गया बच्चों। दूसरा मेरे को ये बताओ, जब अपन बिंब को कहाँ पे रखते हैं बेटा, सी से परे, सी से परे, सी से परे, यानी कि बेटा सी से परे रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये मैंने केस बना दिया बेटा सी, ये एफ। याद रखना ये ट्रिक के तौर पे आपको याद हो जाएंगे बच्चों। अगर देखो मैं एक स्टेप सबसे पहले यहाँ पे प्रतिबिंब को रख रहा हूँ, अगर मैं एक स्टेप ऊपर वाली रेखा पे एक स्टेप इधर बढ़ रहा हूँ तो नीचे भी एक स्टेप बढ़ते रहो बच्चों। जैसे पहले बेटा जी मैं अनंत पे था तो एफ पे बढ़ रहा था, जब मैं कहा था अनंत पे, अब अनंत से एक स्टेप आगे चला तो याद रखना प्रकाश किरण, पहली प्रकाश किरण हमेशा किधर से निकालोगे बच्चों, फोकस से। दूसरी वाली प्रकाश किरण, दूसरा नियम लगा दो कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से निकलती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। चली गई बच्चों। देखो पहले जब अपन यहाँ अनंत पे थे तो अपना एफ पे बना था, अब ऊपर वाली लाइन पे अपन एक स्टेप इधर चले, यानी कि सबसे पहले अनंत पे थे, अब एक स्टेप इधर चले तो इधर भी एक स्टेप आगे आ जाओ। तो बच्चों एक स्टेप आगे जाने का मतलब है कहाँ पे बने, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। छोटा या बड़ा, छोटा। इसके अलावा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये तो आपको पता है, क्योंकि उल्टे का मतलब है कि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है, तो नीचे बन रहा है बच्चों, तो इसका मतलब कैसा हो गया, उल्टा हो गया। दो केस कंप्लीट बेटा। तीसरे केस में मेरे को ये बताओ, देखो एक स्टेप आगे और बढ़ जाओ, आप कहाँ पे चले गए बच्चों, सी पर। कहाँ चले गए, सी पर आप लोग चले गए, तो इधर भी एक स्टेप चले जाओ ना बच्चों, इधर भी एक स्टेप आ जाओ। कहाँ पे रखा आपकी बार, सी पे, सी पे रखा। हमेशा याद रखना पहली प्रकाश किरण आप कैसे निकालोगे, फोकस से निकालोगे, निकाल दिया आपने। अब दूसरी वाली कोई कहाँ से निकालोगे, देखो बेटा ये प्रकाश किरण अपन परावर्तन के बाद फोकस से निकाल रहे हैं पहली प्रकाश किरण, और दूसरी वाली परावर्तन से पहले फोकस से निकाल रहे हैं। समझ में आया बेटा, परावर्तन देखो बेटा ये आई प्रकाश किरण यहाँ से आ गई बच्चों, यहाँ इस जैसे इस दर्पण से टकराती इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन टकरा जाएगी, तो टकराती परावर्तन हो जाएगा। परावर्तन होने के बाद देखो कहाँ से निकल रही है, ये फोकस से, और एक प्रकाश किरण फोकस से निकल तो रही है लेकिन परावर्तन से पहले बेटा। अब परावर्तन होगा ना इससे, अब क्या होगा बच्चों, परावर्तन। यानी कि देखो बेटा पहला नियम मैंने आपको ये लिखाया था कि जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलती है। ये मैंने आपको पहला नियम भी करवाया था बच्चों, करवाया था पहला नियम। दूसरा नियम मैंने ये करवाया था आपको कि जो कोई प्रकाश किरण फोकस से निकलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यानी ये प्रकाश किरण कहाँ से निकल रही है, फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात किधर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये कहाँ मिले बच्चों, सी पर। देखो सबसे पहले मुझे बताओ कहाँ मिले, सी पर। छोटे की बड़ी, समान, यानी ये जितना बिंब है उतना ही प्रतिबिंब बनता है। कैसा होता है बच्चों, समान आकार का, समान आकार। मुझे ये बताओ बेटा वास्तविक आभासी,
वास्तविक। उल्टी की सीधी, उल्टा। देखो बेटा, सबसे पहले अपन जब अनंत पे थे, जब अपन कहाँ पे थे, अनंत पे, तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, एफ पर। ऊपर वाली रेखा पे अपन है ना बेटा, एक एक आगे चलते जा रहे हैं। ऊपर वाली रेखा पे अपन अब अनंत से इधर चले बेटा, यानी सी से परे, या आप बोल सकते हो अनंत व सी के बीच में। ऊपर वाली रेखा पे एक कदम इधर चले, नीचे भी एक कदम इधर आ जाओ बच्चों। आगे आप नीचे एक कदम आओगे तो आप बेटा एफ और सी के बीच में आ जाओ। जब आप सी पे बना रहे हो, एक कदम सी पे इधर चले हो तो एक कदम नीचे भी आ जाओ, तो बेटा ये भी सी पे बनेगा। तीनों के तीनों केस समझ में आए कि नहीं आए बेटा? चौथा केस बताओ मेरे को आप लोग, अब कहाँ पे बनाऊं बेटा, कहाँ बनाऊं बच्चों, सी व एफ के मध्य। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? समझते चलो बेटा आराम से, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा जाता है। ये न्यूमेरिकल बेसिस पे भी तुम्हारे को न्यूमेरिकल में भी ये चीजें पूछेगा, पक्का है बेटा। जैसे मैं तुम्हारे को कल उसके अंदर आरेख बनवा रहा था ना, उस चित्र उसके अंदर न्यूमेरिकल में, तो उन याद रखना, उन न्यूमेरिकल में भी तुम्हारे को ये पूछेगा। उसका न्यूमेरिकल में तुम जो राशियों का मान ज्ञात करोगे उनके आधार पे भी तुम्हारे को ये पूछेगा। अभी और न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब तुम्हारे को बताऊंगा। चौथा केस कहाँ पे रखूँ, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य रख दिया बेटा, सी व एफ के मध्य, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, पहली प्रकाश किरण कैसे निकालूं? ये अपना सी है, ये अपना एफ है। पहली प्रकाश किरण कैसे निकालूं? पहली प्रकाश किरण कहाँ से निकालूं? फोकस से। निकाल दिया फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण भी आप ये फोकस से भी निकाल सकते हो। निकाल दिया फोकस से। कहाँ से निकाले हो? फोकस से। कहाँ पे मिलेगी रही सी से, सी पर जब होता है तो सी पर मिल चुकी ना। अब एक कदम आप इधर बढ़ चुकी तो इधर नीचे भी एक कदम इधर आ जाओ। कहाँ पे बनी बच्चों? सी से परे। छोटी की बड़ी, बड़ी। आभासी की वास्तविक, वास्तविक। उल्टी या सीधी, उल्टी। अब आ जाओ, पांचवा केस कहाँ पे रखूँ मैं? एफ पर। कहाँ रख दूंगा? एफ पर। रख दूं एफ पर। पहली प्रकाश किरण निकाल दूं, फोकस से निकाल दिया। अब दूसरी प्रकाश किरण क्या मैं सी से नहीं निकाल सकता क्या मेरे बच्चों? मैंने तीसरा नियम यही लिखाया था आप लोगों को कि कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होती है तो उसी दिशा के अंदर वापस क्या हो जाती है बच्चों? परावर्तित हो जाती है। लिखाया था कि नहीं लिखाया तीसरा नियम? मैंने ये तीसरा नियम आपको यही करवाया था कि अगर यहाँ पे सी है और सी से कोई प्रकाश किरण इस पे दर्पण पे आपतित होती है तो वापस उसी दिशा के अंदर वापस लौट जाती है बच्चों। लौट गई बच्चों? यही मैंने किया है कि ऊपर मैंने ऊपर टकरा दिया, इसमें आपको नीचे सिखाया था मैंने, वही बात है बेटा, दर्पण से ऊपर वाले सिरे से टकरा दिया मैंने। तो ये बेटा जी मुझे बताओ, जिस दिशा के अंदर जाएगी उसी दिशा के अंदर वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी? इसी यानी कि अब मुझे ये बताओ, ये कहाँ पे मिलेंगी दोनों के दोनों? कहाँ मिलेंगे बच्चों? क्या दोनों अपने, देखो अपने को ये लग रहा है कि एक दूसरे के समांतर पैरेलल जा रही है तो अपने को नहीं पता कहाँ मिलेंगी, तो अपने कह दिया कहाँ मिलेगी? ये अनंत पर। बड़ी छोटी? बहुत बड़ी, क्योंकि अब अनंत पे बनेगी तो बहुत बड़ी ही बनेगी। वास्तविक का आभासी? वास्तविक। छोटी अब उल्टी या सीधी? उल्टी। शाबाश। अगला केस अब कहाँ रखूं? एफ व पी के मध्य रख दूं बेटा। छठा केस एफ व पी के बीच में रख दूं। ये क्या है बेटा? एफ। ये क्या है? पी। बीच में रख दूं। यहां से ले जाकर ये यहां से निकाल दूं बच्चों में? निकाल दूं? पक्का? मैंने एक लाइन और लिखाई थी तुम्हारे को, कभी भी प्रकाश किरण कभी भी बिंब को नहीं काटती। ये काट रही है कि नहीं काट रही? बीच में से काट रही है ना बच्चों। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकती बेटा, तो नहीं हो सकती ना बेटा? हो सकती है क्या? मैंने आपको चौथा केस करवाया था कि बेटा इस तरीके से तिरक दिशा में आती है, तिरक दिशा में चली जाती है। कहाँ से बेटा? ये बोल रहा है, लेकिन इस नियम में फॉलो कर रहा है क्या? मेरे को ये बता। छठा केस एक अपवाद है। छठा केस क्या है इसका? अपवाद है। बेटा मुझे ये बताओ, आपको मैंने दिखाया कि अगर ये फोकस से निकलती है तो बिंब को काटती है और बिंब को कभी भी प्रकाश किरण नहीं काट सकती। तीसरा नियम मैंने आपको ये लिखाया था ना कि जो प्रकाश अपने, अगर कोई वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित तो होती है तो उसी दिशा के अंदर वापस लौट जाती है। ये भी लिखाया था बच्चों। तो ये तीसरा नियम भी लगा दो आप लोग। कौन सा नियम लगाओगे बेटा? तीसरा नियम। जब अपने को देखते हैं तो बेटा इनके बीच में दूरियां बढ़ती जाती हैं। यानी अपने को यहाँ पैरेलल चल रहा था तो अपने को लग रहा था कि भाई अनंत पे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों की दोनों बेटा जी दूर दूर जा रही हैं। इनके बीच में अपने को कभी नहीं लग रहा कि मिल सकती हैं। तो अपने कहा चलो भाई यहाँ नहीं मिल सकती तो पीछे मिलाएंगे इनको। कहाँ मिलाएंगे बच्चों? फिक्स से मिलाएंगे। पीछे मिला दिया बच्चों। किधर मिलाएंगे बेटा? पीछे। पीछे कहाँ मिलती है बच्चों? ये
ये नहीं आप ऐप जरूरी नहीं बेटा अपने ऐप पे मिले, आप ये कह सकते हो कि कहाँ मिल रही है, दर्पण से पीछे। छोटी की बड़ी, छोटी या बड़ी, बड़ी। वास्तविक आभासी, वेरी गुड। उल्टी या सीधी, सीधी। क्या छक्के केस आपको समझ में आए क्या बेटा? सभी बच्चों के छक्के केस समझ में आए? छक्के केस समझ में पक्के? अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा जी उत्तल दर्पण की। किसकी? उत्तल दर्पण की। देखो थोड़ा सा फास्ट ले लेना है क्योंकि आप लोगों का कल इसका टेस्ट भी होगा बच्चों। टेस्ट होने का मतलब है कि आपको प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी चीज़ें आनी चाहिए। पक्का है इनमें से क्वेश्चन आएगा, बोर्ड परीक्षा में भी तुम्हारे को इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, 50% संभावना है। इसके अलावा टेस्ट में तो तुम्हारे को पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखो बेटा सीधी बात है कि उत्तल दर्पण होता है, उसके अंदर दो ही केस बनते हैं। किसमें? उत्तल दर्पण में कितने केस बनते हैं? दो ही केस बनते हैं। एक है जब आप अनंत पे रखो, कहाँ रखो? अनंत पर। जब अपन अनंत पे रखते हैं, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अब जब अपन अनंत पे रखते हैं तो अनंत से प्रकाश किरणें हमेशा याद रखना मुख्य अक्ष से समांतर आती है। आ गई बच्चों? आने के बाद देखो इसका फोकस ये है, फोकस इसलिए है कि ये इस दर्पण का भाग है। ठीक है बच्चों, इस गोली दर्पण का भाग है और इसका जो सी है, इसका जो सी है ये होगा बच्चों। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले दो प्रकाश किरणें लेके आते हैं। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको अभिसारी और अपसारी बताया था। अभी का मतलब एक जगह केंद्रित करते हैं और अब का मतलब दूर दूर फैला देते हैं। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण याद रखना हमेशा कैसा होता है? अपसारी। कैसा होता है बच्चों? अपसारी। और अपसारी हमेशा प्रकाश किरणों को फैलाता है, जुदा करता है उनको। मैंने आपको ये भी बताया था। ये इनको भेज दिया बच्चों, इधर भेज दिया। अब अपने को ये मिल सकती है क्या? और अपने को मिलाना है, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना है तो प्रकाश किरणों को मिलाना पड़ेगा। अपन ने क्या किया बेटा? इनको पीछे मिलाने की कोशिश की। कहाँ की पीछे मिलाने की कोशिश? मुझे बताओ कहाँ मिलाया अपन ने? कहाँ बना अपना प्रतिबिंब? ऐप पर। छोटा या बड़ा? बिंदु आकार, बिंदु आकार। आभासी या वास्तविक? आभासी। उल्टा या सीधा? सीधा। ये हो गया। दूसरा केस देखो बेटा, यानी कि आप अनंत वह पी के बीच, वह पी के बीच। पी का मतलब है कि ध्रुव के बीच, कहाँ भी रख दो आप, आपका जहाँ मन करे वहाँ पे रख के देख लेना आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आपने मान लो यहाँ पे रख दिया। आपकी पहली प्रकाश किरण तो हमेशा याद रखना अपने यहाँ फोकस से मिलती हुई, अपने को लगेगा कि कहाँ से निकल रही है? फोकस से निकल रही है। पहली तो जैसे किसका? हाँ बेटा मैं यहाँ बिंब की बात कर रहा हूँ। बिंब का मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है। हमेशा बिंब किस दिशा के अंदर रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है ना। अब मुझे नहीं पता वो बिंब कहाँ रखा है। जब मुझे नहीं पता होता तो मैं उसको क्या कह देता हूँ? कहाँ रखा है? अनंत पे रखा है। अब यहाँ पे देखो पहली प्रकाश किरण तो हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ कि जैसे उसके अंदर अवतल दर्पण में निकाल रहे थे वैसे ही ये से लिया हो बच्चों और इसको फोकस से निकाल दो। अब यहाँ पे अपने को क्या लग रहा है? कहाँ से निकल रही है? ये लग कहाँ से रहा है अपने को? कहाँ से निकल रही है? फोकस से लग रही है ना बच्चों। सेकंड में आप तीसरा नियम लगा दो बच्चों। ये इसका देखो बेटा वक्रता केंद्र है। ये क्या है इसका? वक्रता केंद्र। अपना तीसरा नियम लगा दो कि जो प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपती तो होती है तो उसी दिशा के अंदर वापस लौट जाती है। मुझे ये बताओ बच्चों दर्पण है कि नहीं है आगे? ये कोई प्रकाश किरण आई बेटा, ये आ तो किधर रही थी रे? किधर आ रही थी? सी की ओर। लेकिन क्या ये आ सकती है क्या? इसको आर पार कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि अपना दर्पण कैसा है? ये पॉलिश किया हुआ। तो बेटा जी आएगी ना, आकर के टकरा के वापस चली जाएगी। लेकिन अपन ने क्या कहा कि ठीक है भाई तुम तो भेज दिए वापस, लेकिन हम तो ये करते हैं कि इसको पीछे लेकर के आने की कोशिश करते हैं। आप लोग लेके आए, इसको मिलाने की कोशिश की, तो आप जहाँ पे मिलाने की कोशिश की कहाँ पे मिला पाए आप? पी व एफ के बीच में। तो कहाँ बना बच्चा अपनों? पी व एफ के मध्य बन गया बच्चों। इसके अलावा बेटा जी यहीं मिल रही है, ये पी व एफ के बीच में तो मिलेगी। आप तो कहीं पे रख के देख ले, यहीं पे मिलेगी बेटा। कोशिश कर लेना आप लोग, यहीं पे मिलेगी। मुझे बताओ बेटा आभासी या वास्तविक? आभासी। सीधी या उल्टी? सीधी। कैसी है बच्चों? सीधी। बेटा जी साइज तो इनकी छोटी होगी, सबकी क्या होगी? छोटी होगी। अब आप ये देख लो 6 2 8 के 8 केस आपको समझ में आए कि नहीं आए बेटा? पक्का सबको समझ में आ गए। इसके अलावा आप लोगों को सबसे पहले ये केस बनाने से पहले आप लोगों को हमेशा प्रतिबिंब के नियम पढ़ने पड़ेंगे। बिंब से बिंब से हमेशा प्रतिबिंब बनाते हैं तो बेटा जी अपने को ये जो 3 नियम करवाए थे मैंने आपको, 4 नियम बेसिकली बताया था आपको, वो चारों के चारों नियम आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ बेटा, अब चिन्ह परिपाटी बता देता हूँ एक बार। चिन्ह परिपाटी बता देता हूँ, फिर आपको न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल्स करवाए थे वो न्यूमेरिकल्स आपको पता होना चाहिए बेटा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा वो चिन्ह परिपाटी है। क्या है बच्चों? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आप सभी को समझ में आनी चाहिए बेटा। चिन्ह परिपाटी
मुझे ये बताओ बेटा, मैंने कोई भी ये दर्पण ले लिया, मुझे नहीं पता अवतल है या उत्तल है, अपने को दिख रहा है भाई है तो अवतल, लेकिन अब अपन ने ले लिया बेटा। मुझे ये बताओ सबसे पहले बेटा जी, इसके अंदर ये इधर से तो प्रकाश किरण आपतित होती है, मैंने आपको बताया था हमेशा बिंब किस दिशा में रखते हैं, बाईं ओर। तो बेटा जी इधर से ये आपतित प्रकाश किरण की दिशा है बेटा, आपतित प्रकाश किरण की दिशा है, ठीक है बच्चों। इस दिशा के अंदर कोई भी राशि आती है वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी बच्चों, ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक। और इस दिशा के अंदर अगर कोई भी राशि आती है तो वो कैसी होंगी? धनात्मक होगी। ऊपर की ओर कोई भी राशि आती है वो कैसी होंगी? धनात्मक होगी। और जो नीचे की ओर राशि आती है वो कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रख लो, ये 4 शब्द याद रख लो, पूरा टॉपिक इज कंप्लीट। नीचे की ओर नहीं आ रही? अरे बेटा जी मुझे ये बता, अवतल दर्पण के अंदर तेरा प्रतिबिंब नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है? तो नीचे बन रहा है, इसका मतलब नीचे की राशि कैसी होंगी? समझ में आया? कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसके अंदर मैंने आपको एच डैश का मान ऋणात्मक दिया था, एच डैश का मान अवतल दर्पण के अंदर मैंने आपको ऋणात्मक दिया था, क्योंकि उसके अंदर प्रतिबिंब किधर बन रहा है आपका? नीचे। अवतल दर्पण के अंदर मैंने उत्तल दर्पण के अंदर अपना ऊपर ही बनता है, मैंने अभी आपको बताया किधर बनता है? ऊपर की ओर बनता है, तो उसमें एच डैश का मान याद रखना प्लस हो जाएगा, लेकिन अवतल दर्पण में माइनस होगा। जो मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है वो क्या होगा? ऋणात्मक, और जो ऊपर बन रहा है वो क्या होगा? धनात्मक होगा। ये आपको बेसिकली जानकारी पता होना चाहिए बच्चों। इसके अलावा मैं अब आपको ये याद रखना, इधर ऋणात्मक उधर धनात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक है। एक बार इधर देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, अवतल दर्पण ले लो। अवतल दर्पण के अंदर ये तो होता है इसका फोकस, ठीक है बच्चों, ये होता है इसका वक्रता केंद्रक। याद रखना मैं 3 चीजें यूज करूंगा, वी, यू और एफ। वी तो क्या होगा बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी किससे दूरी मापनी है? हमेशा याद रखना दूर से। कहां से बच्चों? दूर से। प्रतिबिंब की दूरी याद रखना, कहां से मापोगे? पी से। यूं क्या होगा बच्चों? आपकी बिंब की दूरी। बिंब की दूरी भाई आप बिंब को कितनी दूरी पे रखो, ये भी पी से लेना है बेटा। एफ होगा बेटा जी फोकस दूरी। छोटा एफ है, बड़ा एफ होता तो फोकस होता बच्चों, लेकिन छोटा एफ है, इसका मतलब फोकस दूरी। ये भी कहां से लोगे बच्चों? पी से लेनी है अपने को। बड़ा एफ बेटा जी फिर फोकस होता है, जैसे ये मापते ना अपने, यहाँ पे जो ये लिख रहा हूँ, देखिए ये बड़ा एफ इसीलिए लिख रहा हूँ, ये फोकस है, और इसके यहाँ की इनके बीच की जो दूरी है उसको छोटा एफ से लिखते हैं अपन। दोनों फोकस दूरी, फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? फोकस दूरी। अब मेरे को ये बताओ बेटा, बिंब हमेशा किस दिशा में रखते हैं? तो बिंब की दिशा तो हमेशा चाहे अवतल दर्पण हो या तो, याद रखना बेटा 2 चीजें लिखता हूं मैं इधर, या तो कोई अवतल दर्पण हो या क्या हो आपके पास में उत्तल दर्पण। दोनों के लिए आपको मैं ये चिन्ह परिपाटी लिखा देता हूं, थोड़ा सा इसको याद कर लेना। अगर इसको याद कर लोगे, अगर इसको याद कर लोगे, अगर इसको याद कर लोगे तो आपको कंप्लीटली हो जाएगा बच्चों। V होता है, V किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी को। मुझे ये बताओ मेरे बेटा, इसके अंदर अवतल दर्पण के अंदर हमेशा प्रकाश किरणें किधर मिलती हैं बच्चों? बाईं ओर मिलती हैं, दाईं ओर मिलती हैं? 5 के 5 केसों में किधर मिल रही है? एक छठे केस में तो दर्पण की उधर जा रही थी, तो वो एक अपवाद है बच्चों। तो याद रखना V हमेशा कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। यूं मुझे बताओ बेटा, बिंब किस दिशा में रखा होता है? हमेशा बाईं ओर रखा होता है, तो ये भी कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव। अरे इसकी फोकस बिंदु तो यही है ना, तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो ये तो हमेशा इधर आ रही है बच्चों, तो ये भी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब उत्तल दर्पण के लिए बात कर लेते हैं बच्चों। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए मुझे ये बताओ बेटा, वी, यू और एफ। वी कैसी होगी बच्चों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि जैसे ये आपका उत्तल दर्पण होता है बच्चों, 2 प्रकाश किरणें आती हैं, आने के बाद अपने को यहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है कि कहाँ मिल रही है? फोकस में मिल रही हैं। तो मुझे ये बताओ, जहाँ 2 प्रकाश किरणें मिलती है वहीं तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण किधर हो रहा है? और इधर क्या लेते हैं अपन? धनात्मक, यानी V का मान क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। यूं हमेशा किस दिशा में रखा होता है? किधर रखा होता है बच्चों? बाईं ओर। तो ये कैसा होगा? नेगेटिव। मुझे ये बताओ, फोकस और P के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी इसकी दाईं ओर है या बाईं ओर है? दाईं ओर। दाईं ओर होने का मतलब कैसी है बच्चों? पॉजिटिव। बस ये 3 चीजें याद रख लेना बच्चों, आपका काम हो जाएगा। और एक इतना सा याद रख लेना कि ऊपर जो राशियां रखी होती हैं वो कैसी होती है बच्चों? धनात्मक, और नीचे की जो राशियां रखी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक। ये बेसिक सी जानकारी, ये अगर ये याद है बच्चों, आप पूरे न्यूमेरिकल सोल्व कर जाओगे, कोई गलती नहीं करोगे, याद रखना। हाँ, एक न्यूमेरिकल और समझा देता हूँ तुम लोगों को। हाँ ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन तुम्हारे को समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे को करने के लिए देता हूँ। कल भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे बेटा करने के लिए।
बेटा याद रखना, आप लोग जो बच्चे हैं टेलीग्राम ग्रुप से एक बार जुड़ जाना बेटा। साइंस वाले नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बेटा, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर क्वेश्चंस आपके पूरे दिन चालू रहते हैं बेटा, उस पर क्वेश्चंस डालते रहते हैं। इसके अलावा क्यूआई भी डालते रहते हैं, जो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी उस पर पूरे दिन साइंस के डालते रहते हैं बेटा, उस पर चालू रहता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ओनली कोई नोटिफिकेशन वगैरह ये डाली जाती है बेटा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे हैं। तो जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना बेटा। नहीं चलाते हैं बेटा, वो व्हाट्सएप से जुड़ जाना, मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। लो बेटा क्वेश्चन लिखो, साइंस वाले के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों। सर सर्च कर दिया है, मैं ऐड कर दूंगा बेटा आप लोगों को, ठीक है। मुझे बताओ सबसे पहले न्यूमेरिकल लिखो बेटा सारे बच्चे। हाँ, कोई अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण से बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तथा इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तथा दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी एवं ऊंचाई ज्ञात करो। एक बार ये क्वेश्चन समझ लो सारे बच्चे, फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे को घर अकेले दे दूंगा बेटा, ठीक है। मुझे ये बताओ बेटा जी, सबसे पहले आपको कौन कौन सी दो राशियाँ दे दी। सबसे पहले क्या है, मार्क करोगे आप लोग। देखो न्यूमेरिकल को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे पहले क्या मार्क करोगे बेटा, दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का चित्र बना लो बेटा, बना लिया आपने। इधर सबसे पहले लिख दो F, इधर लिख दो C, लिख दिया बेटा। अब देखो बिंब कितनी सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे। और बेटा जी मुझे बताओ इसका फोकस कितनी सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यानी कि बेटा ये तो कितनी दे दिया अपने को, 5 सेंटीमीटर। और अपना बिंब यहाँ मान लो कहीं पे भी रखा है, XYZ अपने को नहीं पता, यहाँ रख दिया बेटा, अपने को C भी नहीं पता, ऐसे मान लो C जहाँ भी नोट करना हो अभी छोड़ो। यहाँ से ये दूरी कितनी दे दी बेटा, 10 सेंटीमीटर रख दिया बेटा। अब अपने को नहीं पता कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दर्पण है आपके पास, अवतल दर्पण। ये पता होना चाहिए कि दर्पण अवतल दर्पण के अंदर U भी माइनस होता है, V भी माइनस होता है, और बेटा F भी क्या होता है, माइनस होता है। समझ गए बच्चों। सबसे पहले फॉर्मूला आप मेरे को ये बताओ बेटा, U तो कितना दे दिया, U कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। माइनस में या प्लस में, माइनस 10 सेंटीमीटर। V कितना दिया है बेटा, अपने को याद करना है। F कितना दिया है आपको, माइनस का 5 सेंटीमीटर। माइनस होगा बच्चों, 1/V प्लस 1/U बराबर क्या होता है, 1/F। 1/V आपको नहीं पता बेटा, 1/F माइनस 1/U। आप इसमें ये फॉर्मूला लगा दो बच्चों। 1/V बराबर 1/F का मान कितना है बेटा, माइनस का 5, माइनस 1/U का मान कितना है बेटा, माइनस का 10। यही तो है। आज जो आगे सोल्व करो बेटा, 1/V बराबर माइनस का 1/5 और माइनस गुणा माइनस प्लस का 1/10 हो गया बच्चों। 10 एलसीएम ले लो, कितनी बार गया, 2 बार। 10 का भाग 10 में कितनी बार गया बेटा, 1 बार। तो बेटा जी 1/V बराबर क्या आ गया, माइनस का 1/10। यानी कि V का मान कितना गया बेटा आपके पास में, -10। यानी कि देखो बेटा V का मान माइनस आया, प्लस आया अपने पास, माइनस आ गया। फिर अपना ये देख लो कि यार इसका मतलब अवतल दर्पण दिया था और अवतल दर्पण ने अपने पहले देख लिया कि V का मान कैसा होता है, माइनस। मतलब अपना आंसर सही है। अपना आंसर क्या है बच्चों, सही है। अगर अवतल दर्पण का मान आपका प्लस आ गया, इसका मतलब आपने गलती कर दी। ये उत्तर जांच करने का तरीका होता है बेटा। अगर V का मान, अब ये चीजें अगर आपको 3 राशियां पता है तो आप बेसिकली इसको आराम से कर जाओगे। अब देखो बेटा आपके पास V आ गया, U आ गया आपके पास, M निकाल लो ना बेटा। M बराबर क्या होता है, H डैश बटा H। H का मान ये रेखीय आवर्धन में है बेटा, रेखीय आवर्धन में मैंने करवाया था आपको। बेटा जी H डैश का मान कितना है, H डैश दिया क्या आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो पूछा ही है, H डैश तो पूछा ही है बेटा। अब ये फॉर्मूला लगाने से पहले बेटा आपके पास M का मान भी होना चाहिए। H का मान तो आपके पास है, H डैश का मान भी नहीं है, M का मान भी नहीं है। तो M बराबर क्या होता है बेटा, -V/U होता है बच्चों। माइनस V का मान कितना है बेटा, माइनस में 10। U का मान कितना है बेटा,
माइनस का 10, तो बेटा जी माइनस गुणा माइनस ये हो गया प्लस का 10 बटा माइनस का 10, तो बेटा जी m का मान आ गया -1। आ गया बेटा, आ गया सबका। अब m का मान तो -1 रख दो, h डैश का मान आपको नहीं पता बेटा, और h मुझे ये बताओ बेटा जी आपका बिंब ऊपर रखा होता है कि नीचे रखा होता है? आपका जो बिंब है बेटा ऊपर रखा होता है कि नीचे रखा होता है? ऊपर। ऊपर रखा होने का मतलब प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस। धनात्मक होगा कि माइनस रहे? प्लस। कैसा होगा बच्चों? प्लस। तो प्लस का कितना दिया है? 5। तो h डैश बराबर कितना गया बेटा? -5, क्योंकि ये इससे गुणा होगा तो -5। क्या सही है क्या? अपना बिंब नीचे, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। माइनस आने का मतलब अपना किधर बन रहा है बच्चों? नीचे की ओर। क्या अपना अवतल दर्पण में नीचे बनता है? इसका मतलब आंसर सही है अपना, पक्का। ऐसे आंसर चेक किया जाता है बच्चों। समझ में आया सबके? सबके समझ में आया? उतार लो बेटा, जो बच्चे उतारना चाहते हैं उतार लो बेटा इसको। ये मैंने बोर्ड को आपको नहीं मिलेगा वैसे समझाने के लिए, आपको जगह जगह से पता नहीं किस तरह रख दिया। याद रखना ये कॉपी है, क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक, जो नोट्स की नोटबुक है उसमें भी करने हैं बेटा सारे बच्चों को, ठीक है। अब एक नया न्यूमेरिकल लिखो बेटा, छाप लो बेटा, जल्दी से छाप लो, 2 मिनट और सही, 2 मिनट और सही। वैसे मेरे को ये बताओ, समझ में तो आ रहा है ना तुम्हारे न्यूमेरिकल्स? पूरा टॉपिक समझ में आ रहा है? बस बेटा यही है कि अगर फिजिक्स समझ में आ गई तो बस ये है कि साइंस में 100 में से 100, 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता अपने को। चिक्का लगाना है अपने को, क्या लगाना है? चिक्का। 100 के 100, बाउंड्री से पार नहीं पड़ेगी अपने, अब चौके से पार नहीं पड़ेगी अपने को, तो छक्का लगाना है बेटा। क्या लगाना है अपने को? छक्का। राहें कितनी भी मुश्किल हो हर राहें आसान करनी है बच्चों, हर राहें कितनी भी मुश्किल हो हर राहें आसान करनी है। मंजिल का सफ़र कितना भी दर्दनायक हो बस आसान करना है अपने को। मंजिल का उजाला, चमकता हुआ उजाला अपने को देखना है, उस मंजिल तक अपने को पहुंचना है कि मंजिल का उजाला कैसा होता है, उस मंजिल में रहने में कितना आनंद आता है, और वो मंजिल का रास्ता अपने को मार्कशीट देगी अपनी। समझ गए बच्चों? गांव के अंदर होने वाली बड़ाइयों के पात्र बनना आप लोग। जब किसी और का बच्चा 10th क्लास में आए तो सबसे पहले ये कहे कि देख फलाने का बेटा कितने परसेंटेज बनाया है, कैसे पढ़ा है। समझ गए? तो खुद एक मोटिवेशनल, खुद एक किसी के लिए उदाहरण बनो रहे। कोई आपको उदाहरण देते ना कि उसका बेटा देख, उसकी बेटी देख, आप उसके लिए उदाहरण बनो ना, कि लोग आपका उदाहरण देख, कि देख उसका बेटा या बेटी देख। समझ गए बेटा? अब देखो बेटा, उसके अंदर यहाँ पे मैं दर्पण चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या चेंज कर दिया? दर्पण चेंज कर दिया, ठीक है बच्चों। क्या चेंज कर दिया मैंने? दर्पण चेंज कर दिया। इधर बिंब की 15 कर लो, कैलकुलेशन चेंज कर देता हूँ, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन रखा जाता है बच्चों। 15 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई, किसकी? बिंब की ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी किसकी रहे? फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। अपने पास v कितना आया था? 10। तो इधर क्या बेटा? उत्तल दर्पण। तो फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर दे दी। तो प्रतिबिंब की दूरी व ऊंचाई ज्ञात करो। आराम से कर लोगे बेटा आप लोग, आराम से सारे के सारे बच्चे कर लोगे इस न्यूमेरिकल्स को। अगर नहीं समझ में आता तो मैं इसको सोल्व करके दिखा दूंगा। और मेरे आप जिन ने इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया है उसका आंसर मेरे को दिखाओगे। अगर आप यूट्यूब पे देखते हो ये वीडियो, ठीक है, और वहाँ ये न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो यूट्यूब पे कमेंट में मेरे को इसके आंसर्स जरूर भेजोगे, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चे एक बार यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज मैं इनको डाल दूंगा, ठीक है। सोल्व करना। एंड द बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटा, देखो सारे बच्चे, अब ये न्यूमेरिकल एकदम सारे बच्चे पढ़ लो। सबसे पहले अपने को क्या देखना है बेटा? दर्पण देखना है। कौन सा दर्पण दिया है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बिंब कैसा होता है? ऋणात्मक। प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है बच्चों? ऋणात्मक। फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों? ऋणात्मक। इसके अलावा बेटा जी ऊपर जो चीजें रखी होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक। बिंब हम ऊपर रखा हुआ है या नीचे? ऊपर। मतलब H अपना पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव बच्चों? क्योंकि H क्या है बच्चों? बिंब की ऊंचाई। तो बिंब की ऊंचाई प्लस है या माइनस है बच्चों? सबसे पहले तो इनके आगे चित्र लगाओ बेटा, ये चिन्ह लगाओ बच्चों। U माइनस हो गया, प्लस होगा बच्चों अवतल दर्पण में, माइनस होगा बच्चों। V कैसा होगा? माइनस। बेटा F कैसा होगा? माइनस। H डैश अपने को नहीं पता, V भी अपने को नहीं दिया बेटा। H कैसा होगा बच्चों? माइनस या प्लस? प्लस बच्चों, शाबाश। U का मान कितना दे दिया बेटा? U का मान कितना दे दिया?
बिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर दूरी पे। बेटा प्रतिबिंब अपने को पूछा है, मेरे को ये बताओ बेटा फोकस दूरी कितनी दे दी इसकी? 10 सेंटीमीटर। अरे बट्टो एच डैश दिया है तुम्हारे को प्रतिबिंब की ऊंचाई दी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई दी है, बिंब की ऊंचाई दी है। बिंब की ऊंचाई कितनी दी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आ जाओ बच्चों, अब देखो अपने को 2 राशियां नहीं दी, ओनली 3 राशियां दी हैं, और 3 राशियां देकर के 2 राशियां अपने को पूछ लिया। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान नहीं दिया बेटा अपने को, 1/f माइनस 1/u, u होगा बेटा, u चला जाएगा उधर माइनस में। 1/v बराबर 1/f का मान कितना दे दिया बेटा? माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस 1/u कितना दे दिया बेटा तुम्हारे को? माइनस का 20 सेंटीमीटर दे दिया बेटा। 1/v बराबर माइनस का 1/10, और ये माइनस दोनों गुणा होकर के क्या हो जाएंगे बेटा? प्लस 1/20। 1/u बराबर 20 एलसीएम ले ले बेटा, 10 का भाग 20 में कितनी बार गया? 2 बार, माइनस का 2। 20 का भाग 20 में कितनी बार गया बेटा? 1 बार, तो प्लस का 1। 1/u बराबर क्या गया बेटा? माइनस का 1/20, यानी u का मान क्या गया बेटा आपके पास? माइनस का 20। समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा जी आपके पास u भी आ गया, सॉरी बेटा ये v है अपना, u क्यों बोल रहे हो इसको? क्या है बेटा अपना? v है। मुझे ये बताओ बेटा u आपके पास है, v आपके पास है, f आपके पास है, h डैश पूछा है, h आपके पास है या नहीं है? सबके पास है बच्चों। इधर बेटा मुझे ये बताओ m बराबर माइनस v/u लिखा है मैंने तुम लोगों को? लिखा है बेटा? एक काम करो बेटा, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी और ऊंचाई की जगह आप आवर्धन ज्ञात करो, तब और भी अच्छा होगा। आवर्धन ज्ञात करो। चलो मैं उधर, ठीक है मैं नहीं दूंगा, यही देता हूं आपको। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करो बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करो। इधर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, समझो बेटा। m का मान कितना है बेटा आपके पास? m दिया है क्या कहीं पे? m दिया है? नहीं दिया। m बराबर माइनस का v का मान कितना है बेटा आपके पास? v का मान कितना आया? माइनस का 20। u का मान कितना है बेटा आपके पास? माइनस का 20 ही है क्या u का मान? ओके बेटा। m बराबर माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है बच्चों? प्लस 20 बटा माइनस का 20, यही होगा बच्चों? पक्का? पक्का यही होगा? देख लो एक बार, यही होगा क्या? m का मान कितना है बेटा? माइनस का 1। आ गया आपके पास m का मान? आ गया बच्चों? अब इधर आ जाओ बेटा, ये लो बेटा, m का फॉर्मूला लिखा है मैंने, h डैश बटा h लिखा है तुम लोगों को। m का मान कितना आ गया? माइनस का 1। h डैश तुम्हारे को ज्ञात करना है बेटा, h डैश ज्ञात करना है। h का मान कितना है बेटा? प्लस का 5, तो h डैश बराबर क्या गया है? माइनस का 5। मुझे ये बताओ प्रतिबिंब नीचे बन रहा है ऊपर? देखो बेटा प्रतिबिंब नीचे बन रहा है ऊपर। क्या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब नीचे बनता है? सही बात है। और बेटा आवर्धन कितना, जो बिंब कितना दिया है अपने को? 5। और बेटा जी अपने पास एच डैश भी कितना आया? 5 सेंटीमीटर। कुछ समझे? नहीं समझे? एक बार इतना, कौन सा केस है? सी पर। याद करो बेटा, जितनी दूरी पे अपना बिंब रखा हुआ है उतनी दूरी पे तो अपना प्रतिबिंब बना है। ठीक है बच्चों, जितनी दूरी पे अपना बिंब रखा है उतनी दूरी पे तो अपना प्रतिबिंब रखा है, प्रतिबिंब बना है। और जितनी ऊंचाई पे बिंब रखा था उतनी ऊंचाई पे क्या बना है? अपना प्रतिबिंब बना है। समझ में आया क्या? सी पे समान आकार के होते हैं। तुम्हारे को ये पूछा है उसकी प्रकृति बताओ और उसका आरेख बताओ। प्रकृति तो आप लोगों ने बता दी बेटा, ऋणात्मक। ये बताओ उसका आरेख बनाओ। कौन सा केस बनाओगे रे? सी वाला, जहां पे तुम्हारे पास, याद रखना बेटा, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर आ जाए, इसका मतलब आपका कौन सा केस है बच्चों? सी पर। और याद रखना बेटा, गांठ बांध लेना, यदि बिंब की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है और प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है, इसका मतलब सी से पहले बन रहा है तुम्हारा प्रतिबिंब, एफ पे बन रहा है या सी व एफ के बीच में बन रहा है। और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा आ रही है, इसका मतलब सी से परे बन रहा है बेटा। समझ गए सारे?
यहीं से आपको अनुमान लगाना है। जैसे तुम्हारे पास में एच डैश और एच का मान देखो और फिर केस समझने की कोशिश करो। अगर बहुत बड़ा मान आ रहा है इसका मतलब अनंत पे बनेगा, अगर मान बड़ा आ रहा है सी से परे बनेगा, अगर मान समान आ रहा है सी पे बनेगा, अगर मान छोटा आ रहा है तो सी व एफ के बीच में बनेगा, और मान अगर बिल्कुल मतलब पॉइंटों में आ रहा है मतलब वो किस पे बनेगा बच्चों, एफ पर बिंदु आकार बनेगा। समझ में आया सबको? ये न्यूमेरिकल तुम्हारा सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल है बच्चों, याद रखना 5 नंबर का ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा तुम्हारे। 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, एक लेंस का एक दर्पण का, इनमें से पक्का है तुम्हारे राशियां चेंज कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा बच्चों। किस किस को न्यूमेरिकल समझ में आया? ये सबको समझ में आया बेटा? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मेरे को पूछ लेना बेटा, डाउट के डाउट के तौर पे पूछ लेना या वीडियो देख लेना, सारे बच्चे एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज ये है बेटा, ये तुम्हारे को आनी चाहिए। अगर तुम्हारे को चिन्ह परिपाटी नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। समझ गए बच्चों? तो याद इस एक चीज समझ में आई कि 5 नंबर के मैटर के लिए सबसे बड़ी चीज है चिन्ह परिपाटी। क्या जरूरी है बच्चों? चिन्ह परिपाटी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये न्यूमेरिकल बेटा जी सारे बच्चे करोगे? पक्का कर लिया सारे बच्चों ने? ठीक है, एक न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास के लिए दे रहा हूं तुम्हारे को, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। ठीक है बेटा? सही है।